मार्फत माननीय सांचौर से आने वाले सदस्य को बताना चाहूँगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत खड़ी फसल बुवाई से कटाई तक में सूखा, लंबी सूखा अवधि, बाढ़, जल प्लावन, कीट एवं व्याधि, भूसंकलन, बिजली गिरने से प्राकृतिक आग, तूफान, ओलावृष्टि व चक्रपात के कारण उपज में नुकसान के लिए व्यापक जोखिम बीमा क्षेत्रीय दृष्टिकोण के आधार पर देय होता है। औसत उपज के अनुमान हेतु मुख्य फसलों हेतु पटवार स्तर पर 4 फसल कटाई प्रयोग तथा गौण फसलों के लिए तहसील स्तर पर 16 फसल कटाई प्रयोग प्रति अधिसूचित फसल हेतु आयोजित कराए जाते हैं। फसल कटाई प्रयोगों से प्राप्त औसत उपज की तुलना पूर्व तय की गई गारंटी उपज से की जाकर बीमा क्लेम की गणना की जाती है। फसल कटाई के उपरांत होने वाले नुकसान, फसल कटाई उपरांत आगामी 14 दिवस की अवधि तक खेत में सूखने के लिए काटकर फैलाई छोड़ी गई अधिसूचित फसल को चक्रवात, चक्रवाती वर्षा, असामयिक बेमौसमी वर्षा तथा ओलावृष्टि से क्षति होने की स्थिति में फसल की क्षति का आकलन व्यक्तिगत बीमित फसल के कृषक के स्तर पर किए जाने का प्रावधान है। प्रभावित बीमित फसल के कृषक को घटना घटने के 72 घंटे में भारत सरकार द्वारा संचालित कृषि रक्षक पोर्टल एवं हेल्पलाइन 1447 क्रॉप इंश्योरेंस ऐप अथवा लिखित में संबंधित वित्तीय संस्थान या कृषि विभाग को सूचना देना जरूरी है। सूचना प्राप्ति के 48 घंटे के अंदर बीमा कंपनी द्वारा सर्वेयर की नियुक्ति की जाकर सर्वेयर द्वारा क्षति का आकलन संबंधित कृषक व स्थानीय कृषि विभाग के अधिकारी कर्मचारी के साथ संयुक्त रूप से किया जाता है। सर्वे रिपोर्ट के आधार पर बीमित फसल के किसान को व्यक्तिगत स्तर पर फसल में हुई हानि का आकलन कर बीमा क्लेम दिए जाने का प्रावधान है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत रबी 2023-24 में विधानसभा क्षेत्र सांचौर में पोस्ट हार्वेस्ट के कुल 8705 व्यक्तिगत इंटीमेशन प्राप्त हुए। फसल बीमा योजना प्रावधानों के अनुसार 4305 पात्र कृषक कुल प्राप्त इंटीमेशन का 49% को राशि 19.8 करोड़ रुपए का फसल बीमा क्लेम वितरित किया गया। शेष रहे 4400 कृषकों की इंटीमेंट्स के डुप्लीकेट इंटीमेंट्स, कृषक का फसल बीमा न होने, इंटीमेट क्रॉप मिसमैच, देर से सूचना देने, इंटीमेंट्स अधिसूचित फसल का न होने के आदि के कारणों से बीमा कंपनी द्वारा अपात्र माना गया है। अध्यक्ष महोदय, मेरा सरकार से निवेदन है, अभी भी वर्तमान में सांचौर में किसान हड़ताल पर बैठे हैं और उनकी मांग यही है जो फसल का बीमा 22-23 का, 23-24 का, और पिछली सरकार में जिन कंपनियों के साथ कांग्रेस की सरकार ने जो एग्रीमेंट किया था, अध्यक्ष महोदय, ये एक तरह का व्यापार है और व्यापार में कोई नुकसान करने की गुंजाइश लगभग नहीं रहती है। इन्होंने जो 2 प्राइवेट कंपनियां रिलायंस और बजाज जिनके साथ सरकार का एग्रीमेंट हुआ, वो मात्र दिखावे के लिए 5% 10% किसानों का क्लेम करा कर अपनी खानापूर्ति पूरी कर देते हैं और बाकी के सारे काश्तकार उस नुकसान से वंचित रह जाते हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि इस मामले को माननीय मुख्यमंत्री जी से भी पिछली बार चर्चा हुई थी और उनसे ये निवेदन किया था कि इन कंपनियों के अधिकारियों को बुला करके पाबंद किया जाए। अच्छा, पोर्टल पे शिकायत करो, पोर्टल बंद हो जाता है। मान्य साहब, प्रश्न पूछो। मैं ये निवेदन कर रहा हूं कि जिन किसानों का मुआवजा नहीं दिया वो सरकार उन कंपनियों से कब तक दिलाने का विचार रखती है। बिराजो माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सांचौर से आने वाले हमारे सदस्य को बताना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना व पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना अंतर्गत उपज आधारित बीमा क्लेम विवरण सांचौर में खरीफ 2023 में 3217 कृषकों को राशि 3.49 करोड़ का बीमा क्लेम वितरित किए गए। विधानसभा क्षेत्र सांचौर में रबी में 23-24 में 19,519 कृषकों को राशि रुपये 71.71 करोड़ रुपए के बीमा क्लेम वितरित किए गए। कुल जालोर में 35,914 कृषकों को
64 करोड़ बीमा क्लेम वितरित किए गए। रबी के 37,507 कृषकों को राशि 105.75 करोड़ बीमा क्लेम दिया गया। पूरे जालोर जिले में जो रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कुल 45 करोड़ 70,33,982 क्लेम बनता था, जिसमें से 43 करोड़ 67,21,938 2 करोड़ 3,12,044 रुपए क्लेम शेष है। जो प्रक्रियाधीन है, कुछ कारणों से कभी अकाउंट की मिसमैचिंग की वजह से फिर से वहां पर जाकर के उन अकाउंट को ढूंढना और ये सब करके, और सदैव ये बीमा कंपनी उसको लगभग 1 महीने के अंदर अंदर ये कर दिया जाता है। माननीय सदस्य कुछ पूछना? मेरा निवेदन है हुक्म, काश्तकार हड़ताल पर बैठे हैं, उनकी डिमांड है, डेली ज्ञापन आते हैं, और आपने जो आंकड़ा पूरे जिले का दिया है, इससे 10 गुना तो अकेले विधानसभा क्षेत्र सांचौर में काश्तकारों का मुआवजा बनता है। जो आपने जो दिया है वो कंपनियों ने रैंडम मुआवजा दिया है। अगर 100 काश्तकारों को नुकसान हुआ, उन्होंने 5 को छांट करके और उनको खानापूर्ति करने के लिए वो मुआवजा दे दिया, और 95% काश्तकारों को उससे वंचित रखा है। और वो ऐसी शर्तें कोई न कोई गोचा डालते हैं अंदर, ये नहीं हुआ, पूछना नहीं हुआ, ढीकड़ा नहीं हुआ। अरे काश्तकार बाबड़ा इतनी सब शर्तें कहां से पूरी करेगी? ऑनलाइन पोर्टल उनका बंद रखते हैं और विज्ञापन देते हैं बड़े बड़े। अरे ये तो हो गया, प्रश्न पूछो ना। तो अभी वो जो मुआवजा नहीं दिया है वो कब देंगे? मेरा यही निवेदन है, ताकि मैं ये काश्तकार हमारे सांचौर के जो हड़ताल पर बैठे वो आपकी बात सुन रहे हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा, हमारा क्षेत्र अलग नहीं है, आपकी और हमारी पीढ़ी एक जैसी है, और सरकार, भजनलाल जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों के हितों का सदैव ध्यान रखने वाली सरकार है। आप उसकी चिंता ना करें। और मैंने आपको पूर्व में मेरे जवाब के अंदर सारा तरीका, किस तरीके से बीमा कंपनी इंश्योरेंस करती है, क्या क्या उसकी टर्म्स कंडीशन है, मैंने विस्तृत आपको मेरा जानकारी आपको मैंने दी है। और फिर भी यदि आपको लगता है तो ये जो 2 करोड़ का पूरे जालोर जिले का शेष है, उसका मैं बता ही चुका हूं माननीय अध्यक्ष जी कि जल्द से जल्द उसकी प्रक्रियाधीन है और होगा उसका। माननीय सदस्य सीएम साहब से मिल लिए, उसके बाद भी नहीं हुआ इनका, जो इन्होंने बताया। मेरा कहने का अर्थ ये है माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 2 में माननीय मंत्री जी ने कहा कि 4400 कृषकों का बीमा आप लोगों ने कैंसिल किया है। हाँ। यानी कि 51% आपने कैंसिल कर दिया, मात्र 49% को ही आपने भुगतान किया है। तो ये तो संख्या बहुत ज्यादा है, आधे से ज्यादा आप रिजेक्ट कर रहे हो। तो क्या इन किसानों को सरकार विशेष अभियान चला के, क्योंकि इसमें कमियां तो आपने 20 गिना दी, उससे काम चलने वाला नहीं है। जिनका नुकसान हुआ है, सरकार अपने स्तर पे इन 51% किसानों को मुआवजा दिलाना चाहती है या नहीं? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं हमारे प्रतिपक्ष के नेता को बताना चाहूंगा, इन्होंने जो दूसरे खंड 2 वाले सवाल का जिक्र किया है, इसमें खुला खुला लिखा हुआ है कि जिस टर्म्स कंडीशन के अनुसार उसको एक समय के अवधि के अंदर बीमा कंपनी को बताना पड़ता है, उसको जो उसने फसल जिसके लिए उसने बीमा दिया हुआ है वो रॉन्ग इंटीमेशन, सब कुछ उसमें स्पष्ट किया हुआ है। ऐसा कोई सवाल शेष रह नहीं जाता है अध्यक्ष महोदय जो प्रतिपक्ष के नेता को, कि इसकी वजह से 51% लोगों का जो मुआवजा रिजेक्ट हो रहा है, इसके लिए सरकार कोई विशेष अभियान चला के ऐसा प्रयास करेगी किसानों का मुआवजा रिजेक्ट नहीं हो। अध्यक्ष महोदय, मैं हमारे प्रतिपक्ष के नेता को बताना चाहूंगा कि टर्म्स और कंडीशन जो इंश्योरेंस कंपनी की है उसके अनुरूप ही सारा काम किया गया। फिर भी हमारे प्रतिपक्ष के नेता की यदि इच्छा है कि कुछ किया जाए तो एक बार हम हमारे अधिकारियों को और इंश्योरेंस कंपनी के साथियों को सबको साथ बैठा करके हमारे सांचौर के सदस्य, प्रतिपक्ष के नेता, सदन के साथियों के लिए और भी कुछ इसका परीक्षण करवाने का हम एक बार और प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न है श्री कालूराम। श्री कालूराम 454। अरे भाई ब्राजिए प्रश्न का आ गया। अरे प्रश्न का आ गया। प्रश्न संख्या 494। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय सदस्य श्री कालूराम जी को इसका उत्तर बताता हूं कि हाँ, निगम द्वारा 1 अप्रैल 2024 से 31 जनवरी 2025 तक कुल 69,346 युवाओं को 10 मिनट विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। 1 अप्रैल 2024 से 31 जनवरी 2025 तक
राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम द्वारा जिला झालावाड़ में प्रशिक्षण प्रदाता एजेंसियों को प्रशिक्षण के लिए रुपये 1,05,79,079 का भुगतान किया गया है। जिला झालावाड़ में राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम के तहत प्रशिक्षण के लिए जनवरी 2020 से दिसंबर 2024 तक कुल 110 आवेदन प्राप्त हुए। प्राप्त 110 आवेदन में से 15 आवेदनों को EOI में वर्णित अर्हता पूरी न करने के कारण निरस्त किया गया। कुल 15 निरस्त आवेदनों में से पूरा हो जाए फिर आप पूछो। कुल 15 निरस्त आवेदनों में से कुल 11 आवेदनों की अमानत राशि वापस लौटाई जा चुकी है एवं शेष 4 आवेदनों में से अमानत राशि लौटाए जाने की प्रक्रिया जारी है और एक एजेंसी द्वारा बैंक विवरण प्रस्तुत नहीं करने के कारण अमानत राशि नहीं लौटाई गई है। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय को पूछना चाहता हूं कि विभाग द्वारा 69,346 युवाओं को प्रशिक्षण रोजगार दिया गया। उक्त युवाओं में से कितने युवाओं को रोजगार से जोड़कर रोजगार चला रहे हैं और सरकार द्वारा क्या इनको वित्तीय सहायता दी जा रही है? माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार की कुछ कौशल विकास की योजनाएं हैं और कुछ योजनाएं विभागों के साथ मिलकर हम चलाते हैं, कुछ योजनाएं हम भारत सरकार के साथ मिलकर चलाते हैं। ये सारी योजनाओं के अंदर अलग अलग हिसाब से राज्य की तरफ से भी और केंद्र सरकार की तरफ से भी आर्थिक सहायता सीधे कंपनी के माध्यम से दी जाती है, जहां ये सारी ट्रेनिंग सब्सिडाइज्ड होती है। झालावाड़ के अंदर जो माननीय सदस्य जहां से आते हैं, वहां पिछले 1 वर्ष के अंदर टोटल तकरीबन 850 युवाओं की ट्रेनिंग प्रशिक्षण वहां पे दिया जा चुका है। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें तो 69,000 बता रहे हैं आप। दूसरा मेरा ये है कि 1 अप्रैल 2024 से 25 जनवरी 2000 तक आपने 1,05,79,000 रुपये का खर्च बताया है और 4 योजना इसमें काम कर रही है। माननीय मंत्री महोदय, मैंने पूछा है कि माननीय मंत्री, आप ये कौन सी एजेंसी नाम कर रहे हैं, कि यहाँ पे काम कर रही हैं और आपने योजनाओं का नाम बताया? माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, हमने जो एजेंसीज हैं उनके नाम प्रिवेसी डाटा के तहत हमने नहीं दिए, लेकिन हमने चिन्हित करी है कि कितनी कंपनियों के आवेदन जो है वो निरस्त हुए हैं, कितनी कंपनियों के आवेदन स्वीकार हुए हैं। जैसे मैंने आपके सामने अभी बताया कि 110 आवेदन आए थे, जिसमें से 15 निरस्त हुए, यानी 95 आवेदन आप ही के जिले से उनको एक्सेप्ट करा गया, लेकिन हमने कंपनी के नाम डिटेल्स प्रिवेसी डेटा के तहत हमने नहीं दिए। अगला प्रश्न है रामावतार बैरवा। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 495 उत्तर आ गया। आपके माध्यम से मैं पूरे प्रश्न पूछो। महोदय, क्या पूर्ववर्ती सरकार एवं वर्तमान सरकार में गांवों में नाली निर्माण एवं साफ सफाई हेतु अलग से बजट दिया जाता था? यदि हाँ तो कितना, एवं नहीं तो पंचायतों में सफाई की क्या व्यवस्था थी एवं वर्तमान में क्या व्यवस्था है? सुरक्षा उपकरण व मानदेय दिए जाते हैं या नहीं? यदि हाँ तो क्या क्या? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, स्टेट फाइनेंस कमीशन और सेंट्रल फाइनेंस कमीशन का जो पैसा आता है उसमें से कुछ प्रतिशत, एक में 30% स्टेट में और उसमें 40% है, ये सफाई पर खर्च होना होता है। और जो एवरेज लगभग 10 लाख रुपए प्रति पंचायत सफाई के लिए पैसा दिया जाता है और उससे गांव की सारी सफाई कराई जाती है। प्रावधान ये है कि रोज गांव में हर घर के सामने झाड़ू निकलेगा, गांव में कोई भी गंदगी नहीं रहेगी, रोज नाली साफ दिखाई देना चाहिए और रोज कचरे की गाड़ी घर घर कचरा लेने जाएगी, ये प्रावधान है। और माननीय अध्यक्ष महोदय, जो जैसा मैंने बताया कि एक पंचायत को 10 लाख से लगाकर 20 लाख रुपए साल तक पड़ते हैं, जो पर्याप्त राशि होती है। इसके अतिरिक्त भी यदि कोई जनसंख्या ज़्यादा होती है
और ये पैसा कम पड़ता है, 30% राशि स्वच्छ भारत मिशन से खर्च की जा सकती है। और हमारे जो आपने पूछा है माननीय विधायक महोदय ने कि सुरक्षा उपकरण क्या दिए जाते हैं, तो सुरक्षा उपकरणों में ग्लव्स, गम बूट, एप्रिन, चश्मा, टोपी देने का प्रावधान किया हुआ है। और मिनिमम मानदेय 297 रुपये पर डे देना होता है, जो सामान्यतः पहले कभी नहीं दिया गया। पहले कभी भी सफाई रेगुलर नहीं कराई गई। ये पहली बार हो रहा है कि गांव में पहली बार लगभग सभी गांवों में सफाई कराई जा रही है। हालांकि अभी भी कोई संतोषजनक नहीं है, फिर भी हम पीछे पड़े हुए हैं। और आने वाले 1 साल के अंदर हमारे राजस्थान सरकार की इच्छा है, माननीय भजन लाल शर्मा जी की और हमारी इच्छा है कि हिंदुस्तान में सबसे स्वच्छ ग्रामीण राजस्थान दिखाई दे, ऐसा हम सब लोग मिलकर के प्रयत्न कर रहे हैं। ये भी है कि माननीय अध्यक्ष महोदय, हम किसी भी प्रकार की कमी नहीं रखेंगे। और इस अप्रैल माह में हमने ये तय किया है कि सहायक विकास अधिकारी से लेकर पंचायत राज से बड़ा अधिकारी भी गांव में जाकर के पंचायतों का निरीक्षण करेगा कि सफाई व्यवस्था कैसी चल रही है। कोई भी ग्राम पंचायत नहीं छूटेगी जहां पर निरीक्षण करने हमारा अधिकारी नहीं जाएगा। कोई पूछना और? हाँ, बहुत कुछ आ गया। अध्यक्ष महोदय, संक्षेप में, जिन गांवों में अभी भी नाली निर्माण नहीं हुआ, क्या सरकार उनमें भी तय मानकों के अनुसार नाली निर्माण करवाने का विचार रखती है? यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों? मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने 30 और 40% का बताया था कि फाइनेंस कमीशन का पैसा इसमें खर्च होता है। शेष पैसा अन्य कामों में खर्च होता है। इसमें नाली भी निर्माण भी कराई जा सकती है, तो अन्य निर्माण भी कराए जा सकते हैं, पेयजल के लिए भी कराए जा सकते हैं। और माननीय विधायक महोदय ने इनके विधानसभा क्षेत्र की बात की है, तो मैं संबंधित अधिकारियों से बातचीत करूंगा और शीघ्रता से शीघ्र उपलब्ध हमारे जो धन है उसके अनुसार और नालियों का निर्माण कराया जाए। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं, ये पहली बार हो रहा है राजस्थान में सफाई गाँव में। शहरों में तो देखिए, पर गाँव में नहीं देखी थी। और ये पहले भी पैसा आता था, पर पहले पैसा कहाँ जाता था, ये जांच का विषय है। कोशिश करेंगे हम कि इसकी जांच पड़ताल करें कि इस पैसे को कौन रफा दफा कर रहा था। आप कोशिश करेंगे केवल इनके विधानसभा नहीं, पूरे राजस्थान के पंचायतों में हो। श्री चेतन पटेल कोलाना। श्री चेतन पटेल, माननीय प्रश्न संख्या 496। माननीय मंत्री जी। महोदय सर, उत्तर आ चुका है सर। उत्तर आ चुका है तो पूरक प्रश्न सर। बोलिए, पूरक प्रश्न। सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि जो छात्रवृत्ति का जो आवेदन भरने की जो प्रक्रिया है वो बहुत ज़्यादा जटिल कर दी गई है, जिसके कारण जो विद्यार्थियों की छोटी छोटी मिस्टेक्स, जैसे जो जन आधार डिटेल्स और डॉक्यूमेंट्स में यदि कॉमा, स्पेस या डॉट आदि भी अगर रह जाता है तो विद्यार्थियों का जो आवेदन अच्छे से नहीं हो पाता है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आवेदन फार्म की जो आक्षेप की पूर्ति कर सरकार एक ही अवसर प्रदान करती है, कम से कम 5 अवसर उनको देना चाहिए ताकि वो सुधार कर सके। तो मेरा प्रश्न ये है कि आप इसको बढ़ाकर 1 से बढ़ाकर 5 बार अवसर देने का आप विचार रखते हैं क्या माननीय मंत्री जी? यदि हाँ तो कब? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, पीपलदास से आने वाले माननीय सदस्य ने छात्रवृत्ति के संबंध में जो सवाल पूछा, माननीय सदस्य हमें निश्चित ही मैं आगे आप पधार गए हैं, आपका स्वागत है। माननीय श्रीचंद जी, आपका स्वागत है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो मैं स्वागत कर रहा हूँ ना, आपके दोनों वाले आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, वो इसलिए मैंने कहा। माननीय अध्यक्ष महोदय, पीपलदास से आने वाले माननीय सदस्य ने छात्रवृत्ति के आक्षेप पूर्ति के संबंध में जो सवाल पूछा है, विभाग के द्वारा छात्र जो अध्ययनरत हैं उनको छात्रवृत्ति देने के लिए इसलिए निर्देश कर दिए जाते हैं कि छात्रों के स्तर पर आक्षेप पूर्ति नहीं करना, पात्रता का नहीं होना, शैक्षणिक संस्थान द्वारा ऐसे प्रार्थना पत्र को विभाग को अग्रेसित नहीं किए जाते हैं। लगातार सरकार के द्वारा, विभाग के द्वारा उन संस्थानों को, उन छात्रों को लगातार मौका दिया जाता है कि आप आक्षेप की पूर्ति करके विभाग को भिजवाएंगे तो एक भी छात्र ऐसा नहीं होगा। अभी हमने जैसे 24-25 के लिए करंट ईयर से हमने 31 मार्च की डेडलाइन रखी है। पूर्व में भी कुछ ऐसे आपके जैसे पीपलदा क्षेत्र की बात करें तो कुछ एक ऐसे विद्यार्थी हैं जो इस आक्षेप पूर्ति नहीं करने के कारण से उनका अभी होल्ड पे रखा गया है।
और जो 16-17 के बाद से 21-22 तक 22-23 तक जिन्होंने अभी तक अक्षय पूर्ति उनका हमने निरस्त किया, वरना जितने भी छात्र अक्षय पूर्ति उनको बराबर मौका दिया था। लेकिन फिर भी आपने जो कहा है कि जो एक मौका उनको देते उसके बाद 5 मौके दिए जाने चाहिए, मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूं ये लगातार प्रक्रिया है और इस पर भी परीक्षण करके अधिकतम मौका छात्रों को दिया जाएगा जिससे वो छात्रवृत्ति से वंचित ना रहे। माननीय सदस्य। धन्यवाद माननीय मंत्री जी, आप इसको 1 से बढ़ाकर 5 तक आप करने का कष्ट करें। दूसरा मेरा ये है साहब कि इसमें क्योंकि टेक्निकल इश्यूज बहुत ज़्यादा है, जैसा मैंने आपको बताया कि कॉमा स्पेस डॉट छोटी मोटी दिक्कत भी रह जाती है तो फॉर्म भरने में दिक्कत आती है। मैं समझता हूं कि यही कारण है कि 31 मार्च 2025 तक का जो आपने छात्रवृत्ति आवेदन की जो अंतिम तिथि तय करी थी उसमें बहुत ही कम आवेदन अभी तक विभाग को प्राप्त हुए हैं। तो मेरा आपसे ये निवेदन है कि इसको 31 मार्च से बढ़ाकर आप 15 अप्रैल तक बढ़ाने का विचार रखते हैं क्या? यदि हाँ तो आप बताएं, यदि नहीं तो क्यों? माननीय अध्यक्ष महोदय, भजनलाल शर्मा जी की सरकार यहाँ चुने हुए समस्त 200 विधायकों के जो बात है उसका सम्मान करती है और आपके साथ में जो माननीय सदस्य ने कहा है कि 31 मार्च की जो तारीख है उसको आगे बढ़ाएंगे, तो निश्चित ही मैं आश्वस्त करता हूं कि अगर छात्रों के आवेदन जितने भी हैं सही समय पर 31 मार्च तक अपलोड नहीं हुए, विभाग को नहीं भेजेंगे, तो उसकी तारीख को आगे बढ़ाकर एक भी छात्र को छात्रवृत्ति से वंचित नहीं रखेंगे। एक तो सरकार तो भजनलाल शर्मा जी की है, बार बार कहने की कहां जरूरत है? हाँ, किसी को कोई एतराज थोड़ी आपकी है भाई। माननीय अध्यक्ष जी, खंड 1 में जो आपने कॉलेज विभाग की स्वीकृति का जो जिक्र किया है, मैं पूछना चाहूंगा कि कॉलेजों के अंदर कितने ऐसे आवेदन हैं जो बायोमेट्रिक की वजह से लंबित है? प्रश्न 1। और दूसरा ये है कि 23-24 और 24-25 में SC, ST, OBC, MBC, EWS कितने बच्चों की छात्रवृत्ति अभी तक पेंडिंग है? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे पास में ये पूरे डाटा है ईयर वाइजा, जिसमें अनुसूचित जनजाति की छात्रवृत्ति भी है, अनुसूचित जाति की भी है, अन्य पिछड़ा वर्ग की भी है और अन्य पिछड़ा उत्तर मैट्रिक भी, अम्बेडकर, ये जितने भी जो 6-8 कैटेगरी में हम लोग छात्रवृत्ति देते हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से इस सदन को भी ये उपलब्ध करा दूँ आंकड़ा और आपको भी दे दूंगा कि जितने हमारे पास पूरा है, मेरे पास ईयर वाइज पूरा डाटा है, मैं सब आपको उपलब्ध करवा दूंगा। और ये लगातार प्रक्रिया है छात्रवृत्ति देने की। यहाँ केंद्र का जितना अंश होता हमारे पास आता है उसकी यूसी हम लोग देते हैं और यूसी देने के बाद में, ये आपको भी पता है प्रक्रिया है, यूसी देने के बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट जो है हमें पैसा देते हैं, उसके बाद राज्य सरकार का भी अंश होता है, वो दोनों मिलाकर के जब पूरा हम पैसा दे देते उसके बाद में हमारा यूसी जाती, यूसी के बाद में जो बकाया पैसा है वो हमारा केंद्र से आता। वो ये लगातार प्रक्रिया है। हमने पिछले समय में सुधार किया है, अभी बहुत कम छात्रों की जो स्कॉलरशिप है और प्रयास कर रहे हैं कि ये आने वाले समय में जल्दी ही इसको पेंडेंसी को 0 कर देंगे ताकि कोई भी छात्र छात्रवृत्ति से वंचित ना रहे। श्री प्रताप लाल में प्रश्न संख्या 497। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय जी, खंड 1 विधानसभा क्षेत्र गोगुंदा पिछले 1 वर्ष में 23-24 के दौरान आवासीय विद्यालय व छात्रावासों के अतिरिक्त अन्य 22 कार्यों की राशि 725.87 लाख की वित्तीय स्वीकृति जारी की गई सूची प्रेसशीट पर संलग्न है तथा वर्ष 24-25 में 22 कार्यों हेतु 146.76 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई सूची परिशिष्ट ब पर संलग्न है। खंड 2 विधानसभा क्षेत्र गोगुंदा में उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य विकास कार्य की आवश्यकता, उपादेयता एवं बजट की उपलब्धता के आधार पर स्वीकृत किए जा सकेंगे। माननीय सदस्य। अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि वर्ष 24-25 में विधानसभा क्षेत्र गोगुंदा में कितने विकास कार्य स्वीकृत किए गए एवं इन कार्यों को कब आप प्रारंभ करेंगे? इसके अलावा मेरे विधानसभा में विद्युतीकरण कार्य सांपा की नाल, राई, जालोरा का कार्य कब पूरा करेंगे एवं इन गांवों में कुछ ढाणियाँ और कुछ बस्तियाँ वंचित रह गई हैं, उनको क्या आप विद्युतीकरण जोड़ने का विचार रखते हैं? माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय जी, विधानसभा गोगुंदा में वर्ष 24-25 में 22 विकास कार्यों हेतु 1.46 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जा चुकी है।
तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होते ही वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी जाएगी। इसके अतिरिक्त जनजाति भागीदारी योजना के अंतर्गत 25 कार्य राशि रुपये 1.72 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति जारी प्रक्रियाधीन है। अध्यक्ष महोदय जी, विद्युतीकरण का जो आपने विषय उठाया है, ये निश्चित रूप से चांपाकीनाल पंचायत है। ये वर्ष 23 में स्वीकृत हुआ था 275 में। सरकार कांग्रेस की थी। इन्होंने जिस गति से काम हो उसका काम पूरा करना नहीं किया। 24 में हमारे आने के बाद में विभाग ने उसको कार्यादेश जारी किए और वहाँ पर 6 गांव हैं, काम जारी है और शेष जो गांव फले रह गए हैं वो आप प्रस्ताव भिजवाएंगे तो निश्चित रूप से हम 275 में केंद्र को भेजेंगे और उसको पूरा करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। अगला प्रश्न है श्री अंशुमान सिंह भाटी। प्रश्न संख्या 498 मेरे को उत्तर प्राप्त हो चुका है। मैं आपके माध्यम से पूरा प्रश्न पूछना चाहूँगा कि वर्ष 2019 से 23 के बीच में बीकानेर जिले में कई MFR आवंटन, TC आवंटन, नियमन आवंटन और भूमि आवंटन करे गए जो कि बिल्कुल नियम विरुद्ध थे और अनियमित थे। मैंने 22/6/2024 को विधानसभा के दूसरे सत्र में प्रश्न लगाया था। प्रश्न में उत्तर आया कि विभाग ने खुद ने माना कि 392 अलॉटमेंट में से 69 अलॉटमेंट गलत थे। उन अलॉटमेंट में तकरीबन 1400 बीघा जमीन नियम विरुद्ध तरीके से अलॉटमेंट करी गई। इसमें विशेष श्रेणी की जमीन, मोरबन श्रेणी की जमीन, यहाँ तक कि भूतपूर्व सैनिकों के लिए जो आरक्षित जमीन थी वो भी आवंटित कर दी गई थी। और मैं आपको ये भी विश्वास से कह सकता हूँ कि आंकड़ा 69 से भी अधिक था। तो जब धारा जो कॉलोनाइजेशन एक्ट का नियम 22(3) है, इसके आधार पर जो भी जिला प्रशासन है वो उस अलॉटमेंट को खारिज कर सकता है। तो मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से प्रश्न है कि जब जिला प्रशासन के पास ये पावर थे तो आज इस प्रश्न के 9 महीने के बाद भी जो कार्रवाई सरकार को करनी चाहिए थी, विभाग को करनी चाहिए, जिला प्रशासन को करनी चाहिए थी, तो क्या मंत्री महोदय निर्देश देके 22(3) के आधार पर इन तमाम अनियमित आवंटन को निरस्त कराने का प्रावधान करेंगे? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, उपखंड अधिकारी बज्जू द्वारा दिनांक 1/11/2020 से 10/10/2023 तक राजस्थान उपनिवेशन नियम 1975 के तहत आवंटन सलाहकार समिति की बैठक आयोजित कर विभिन्न श्रेणी के 392 आवंटन किए गए। इन आवंटनों में सामान्य आवंटन की श्रेणी में किए गए 69 आवंटन प्रकरणों में ऐसी भूमि आवंटन की गई जो विशेष आवंटन व मोहरबंद आवंटन श्रेणी हेतु आरक्षित थी। राजस्थान उपनिवेशन नियम 2075 के नियम 22(3) के नियम विरुद्ध हुए आवंटन को आयुक्त उपनिवेशन / जिला कलेक्टर को किसी व्यक्ति की प्रार्थना पर या सो मोटो प्रक्रिया द्वारा निरस्त करने की शक्तियाँ दी गई है, जिसमें सुनवाई कर अवसर देकर न्यायिक प्रक्रिया के आदेश प्रसारित करने का प्रावधान है। इन 69 प्रकरणों में तहसीलदार भूमिधारी द्वारा प्रकरण प्रस्तुत किए जाने पर नियमानुसार न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत सुनवाई की जाएगी। तहसील कोलायत व बज्जू में 2021 से 23 के दौरान कृषि प्रयोजनार्थ किए गए आवंटन नियम प्रकरणों की जांच किए जाने हेतु शासन उप सचिव राजस्व ग्रुप 3 विभाग जयपुर के आदेश संख्या P1/2325 राज 3/2025 दिनांक 14/3/2025 के द्वारा अतिरिक्त जिला कलेक्टर नगर बीकानेर की अध्यक्षता में जांच कमेटी का गठन किया गया है। प्रश्न का उत्तर दे दो उनके। माननीय सदस्य महोदय ने जो कहा है कि जो गलत आवंटन हुए हैं उसकी कमेटी बना दी गई है और जो भी है उसको निरस्त करने का काम किया जाएगा। साथ ही और भी कोई ऐसी कोई जांच है या जिसमें आवंटन गलत हुए हैं तो पूरी तरह से इसकी जांच करके
आवंटन जो गलत हुए उनको निरस्त करने का काम के नियमानुसार किया जाएगा। मेरा दूसरा पूरक प्रश्न है कि राजस्थान टेनेंसी एक्ट और कॉलोनाइजेशन एक्ट 1975 में ये प्रावधान है कि जो भी 70 और 80 के दशक के अंदर जितने भी टीसी आवंटन करे गए हैं उनका ना ही किसी प्रकार से तबादला हो सकता है, ना ही खसरा परिवर्तन हो सकता है। और 1992 से जितनी भी बरानी भूमि राजस्थान के अंदर उस पर नई टीसी आवंटन नहीं करे जा सकते, परंतु 10/7/2023 को बज्जू के अंदर ऐसे 43 आवंटन किए गए जिसमें 1374 बीघा जमीन आवंटन कर दी गई। और मात्र 17 दिन बाद अचानक से एक कमेटी और बैठती है 27/7 को, जिसमें बिकमपुर की खसरा 533 में 619 सहित 1667 बीघा जमीन को विनिमय का प्रकरण दिखाते हुए खसरा परिवर्तन करते हुए पात्रता से अधिक नए टीसी आवंटन को पुख्ता भी कर दिया जाता है। और 2 महीने के अंदर खातेदारी रजिस्ट्री करके सोलर कंपनियों को जमीन लीज पर दे दी जाती है और उनको आगे बेच दिया जाता है। तो मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय को प्रश्न पूछना चाहूंगा कि क्या सरकार जिन्होंने भी चुनिंदा राजनीतिक संरक्षण प्राप्त व्यक्तियों ने जो भी अनियमित आवंटन करवाए, जो सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर आर्थिक लाभ प्राप्त करा, उन तमाम अधिकारियों के खिलाफ और उन भूमाफियाओं के खिलाफ क्या सरकार कार्रवाई करने का विचार रखती है? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक महोदय ने जो कहा है कि जो गलत आवंटन हुए हैं राज्य सरकार के नियम अनुसार कार्रवाई करके और इनको जो भी गलत पाया गया है उसकी जांच करके उसको निरस्त करने का काम नियम अनुसार किया जाएगा। बात करने का क्या तरीका है प्रश्नकाल में? पास में चले जाओ या हाँ लॉबी में चले जाओ, बोलो। आप तो हो गया। अगला प्रश्न है श्रीमती कल्पना देवी। प्रश्न संख्या 499। मुझे जवाब मिल गया है, मैं सीधा पूरक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे जवाब में ये बताया गया है कि वर्ष 2023-24 में बीमा कंपनी का चयन नहीं होने के कारण राजस्थान सरकार व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना क्रियान्वित नहीं कर पाई। मैं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि पिछली सरकार ने जो वर्ष 2023-24 में बीमा नहीं कराया उससे किसानों को कितना नुकसान हुआ और उसके लिए जिम्मेदार कौन है। साथ ही मंत्री जी ये बताएं कि जो बीमा कंपनी द्वारा जो बीमा क्लेम निरस्त किए जा रहे हैं तो ये बीमा कंपनी अपनी मर्जी से निरस्त करते हैं या कोई सरकार विभागीय स्तर पे भी इनकी समीक्षा करके इनको क्लेम देने की कोई प्रक्रिया है। और जो इन्होंने बोला है कि स्वास्थ्य प्रमाण पत्र लिए जा रहे हैं, तो क्या ये सही है या नहीं, और स्वास्थ्य प्रमाण पत्र के अभाव में कितने क्लेम खारिज हुए हैं? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य महोदय को, लाड़पुरा से आने वाली माननीय सदस्य महोदय को अवगत कराना चाहूँगा कि वर्ष 2023-24 में राज्य सहकार व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना के तहत कंपनी का चयन नहीं हो पाया था। बीमा कंपनी का चयन नहीं होने से कोई क्लेम किसानों को नहीं मिला। राजस्थान के सारे किसान इस योजना से वंचित रह गए। किसानों को किसी प्रकार का लाभ नहीं दिया गया था। सरकार के स्तर पर बीमा कंपनी का कोई निर्धारण नहीं किया गया था, जिससे राजस्थान के किसानों को दुर्घटना बीमा के लाभ से वंचित रहना पड़ा। मैं माननीय सदस्य महोदय ने एक निरस्त होने वाले जो बीमा क्लेम उनके निरस्त होते हैं, तो मैं माननीय सदस्य महोदय को अवगत कराना चाहूँगा कि बीमा कंपनियों द्वारा जो भी कोई बीमा कराया जाता है, क्लेम की राशि प्राप्त करने के लिए कोई भी आवेदन जो हमें प्राप्त होता है वो बीमा कंपनी के निर्धारित मानकों के अनुरूप उनका परीक्षण करते हैं। यदि उन आवेदन पत्रों में किसी भी प्रकार से निर्धारित मानक का अभाव रहता है तभी वो क्लेम खारिज किया जाता है। विभागीय स्तर पर हमने एक सेक्शन बना रखा है, जो भी कोई क्लेम अगर कोई रिजेक्ट कंपनी करती है तो उसकी हम समीक्षा करके उसको काम करते हैं। और एक ये माननीय सदस्य ने ये भी पूछा है कि कोई स्वास्थ्य का प्रमाण पत्र, तो व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा में किसी भी प्रकार का कोई स्वास्थ्य प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होती है और इस वजह से किसी का भी कोई क्लेम अस्वीकृत नहीं किया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा पूरक प्रश्न ये है कि मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहती हूँ कि जो पिछली सरकार में
किसानों के ऋण पे जो जीवन बीमा किया गया था उसमें किसानों के कितनी प्रीमियम राशि काटी गई थी और इस सरकार के आने के बाद किसानों की कितनी प्रीमियम राशि काटी गई? क्या प्रीमियम राशि में कोई फर्क है? यदि हाँ तो कितना फर्क है और ये फर्क का क्या कारण है? और जो फर्क है तो क्या सरकार कोई कार्रवाई करने का विचार रखती है? यदि हाँ तो क्या और नहीं तो क्यों नहीं? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय लाड़पुरा से आने वाली सदस्य महोदय को अवगत कराना चाहूँगा कि राज्य सरकार ने जो भी प्राथमिक ऋणदाता समितियाँ जो होती है उसके ऋणी सदस्यों के लिए सहकार जीवन सुरक्षा बीमा योजना, राज्य की अल्पकालीन कृषि संरचना के फसली ऋण के लेने वाले कृषक सदस्यों की सामाजिक सुरक्षा हेतु सरकारी व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना लागू है। उक्त योजना का प्रीमियम ऋणी द्वारा ही वहन किया जाता है, किसानों द्वारा ही वहन किया जाता है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से ये सदन को अवगत कराना चाहूँगा कि हमें बड़ी खुशी है कि हमारे कुशल प्रबंधन की वजह से इन बीमा योजनाओं में किसानों द्वारा जो वहन किया गया है प्रीमियम, उसमें कमी आई है, जिसका सीधा लाभ राजस्थान के 31 लाख किसानों को हुआ है। गत सरकार द्वारा 23-24 में 31 लाख किसानों के लिए सहकार जीवन बीमा सुरक्षा योजना में 360 करोड़ रुपए का प्रीमियम राजस्थान के 31 लाख किसानों को वहन करना पड़ा था, जिसको हमने इस वित्तीय वर्ष में 23-24 में 24-25 में कम करते हुए केवल 186 करोड़ रुपए करने का काम हमारी सरकार ने किया है। इससे राजस्थान के 31 लाख किसानों को 172 करोड़ और 86 लाख रुपए की राशि का भार राजस्थान के किसानों को कम वहन करना पड़ा। ये तो केवल उनका है श्री। और मैं माननीय अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से यह भी अवगत कराना चाहूँगा कि जो ये प्रीमियम का फर्क आया है इसके लिए हमने एक कमेटी भी बनाई है और जो भी बीमा कंपनी और जो भी अधिकारी इसमें दोषी पाए जाएंगे उन पे कार्रवाई करने का काम हमारी सरकार करेगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये हमें कहते हैं किसान विरोधी सरकार, तो हमारी सरकार आते ही हमने किसानों को इतना लाभ दिया है, तो मैं माननीय मुख्यमंत्री का धन्यवाद देती हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, लाडपुरा अध्यक्ष जी, ये प्रश्न प्रांत का हो तो पूछो, लगे ये जो आपने कहा किसानों का बीमा समय पर नहीं होता कई बार, क्योंकि सरकार चाहे हमारी रही हो आपकी रही हो, पहले इस प्रकार के कई उदाहरण हैं। मेरा तो सीधा सा पहला क्वेश्चन तो ये है, क्या सरकार ऐसा नियम बनाएगी कि आने वाले समय में भविष्य में कोई भी किसान एक भी दिन बिना बीमित नहीं रहे? पहला क्वेश्चन तो मेरा ये है। और दूसरा ये है कि आपने कम राशि में आप लोगों ने बीमा कर दिया तो वो रिजेक्ट भी ज्यादा हो रहे हैं। मेरा सीधा सा प्रश्न ये है कि जो बीमा कंपनियां किसानों के क्लेम खारिज करती है, क्योंकि कमाने के लिए ही खारिज करती हैं, तो स्वमोटो आधार पे सरकार कोई ऐसा स्ट्रक्चर बनाएगी कि किसानों के जो ऋण बीमा जो रिजेक्ट होते हैं उस पर सरकार कार्रवाई करे? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष ने ये प्रश्न बिल्कुल वाजिब उठाया है कि किसानों को एक भी दिन ऐसा नहीं हो। तो इस साल हमने अभी वो सारे जो बीमा कंपनियों के जितने भी टेंडर थे वो सारे कर दिए हैं और हम प्रयास करेंगे कि 31 मार्च से पहले वो सारे जो है वो उनको एग्रीमेंट भी हो जाए और किसान को एक दिन भी उनका वेट नहीं करना पड़े। दूसरा जो माननीय नेता प्रतिपक्ष ने बताया कि जो क्लेम है वो खारिज हो जाते हैं, तो इसके लिए हमने इस बार पूरा पोर्टल पे ले लिया है। इस साल से हमने इसकी समीक्षा भी की क्या कारण है। तो कोई दस्तावेज, कभी कभी बीमा कंपनी ये कहती है कि भाई हमें दस्तावेज प्राप्त नहीं हुए, कभी कोई कारण बता देती है, तो हमने उसको सारा पोर्टल पे ले लिया इस साल और लगातार हम समीक्षा भी करते हैं। हमने एक एडवोकेट भी इस पे नियुक्त कर रखा है अपनी ओर से, उसको साथ बिठा करके, और उसमें अगर उसके बावजूद भी कहीं किसान को ये लगता है कि हमारा बीमा खारिज हुआ है तो उसके लिए जो है वो बीमा कंपनी केवल उसके पास बीमा कंपनी पे पास ही नहीं, वो बीमा विनायक बोर्ड के पास भी जा सकता है और उपभोक्ता मंच के पास भी जा सकता है और बीमा लोकपाल में भी जा सकता है। वो वहां जा करके भी अपना अगर उसका क्लेम ठीक है तो वहां भी वो न्याय प्राप्त कर सकता है। अगला प्रश्न है ये फूल सिंह मीणा, प्रश्न संख्या 500। माननीय मंत्री जी।
खंड 1, जी हाँ, 400 kV GSS उदयपुर व संबंधित लाइनों के निर्माण हेतु कार्यादेश जारी करने की स्वीकृति 11/3/2025 को दी जा चुकी है। उक्त GSS के निर्माण कार्य हेतु कार्यादेश दिनांक 19/3/25 को जारी कर दिया गया है। उक्त GSS का निर्माण कार्यादेश जारी होने की दिनांक से 24 माह की अवधि में पूर्ण किया जाना लक्षित है। खंड 2, उदयपुर जिले में विभिन्न अधिभार ओवरलोड की समस्या के निवारण हेतु 33 kV सब स्टेशनों के वर्तमान में स्वीकृति एवं प्रस्तावित कार्यों का विवरण पृष्ठ पर उपलब्ध है। प्रसारण तंत्र के सुधार हेतु उक्त जिले एवं आसपास के क्षेत्रों में 220 kV के GSS के 7 GSS मैनार उदयपुर, दरीबा उदयपुर, सलुम्बर, डूंगरपुर, सागवाड़ा, डूंगरपुर, दलोद, प्रतापगढ़ एवं नाथ द्वारा राजसमंद तथा 132 kV के 3 GSS सराड़ा, कोटड़ा, सायरा का निर्माण कार्य प्रगतिरत है एवं 400 kV GSS उदयपुर के निर्माण कार्य हेतु कार्यादेश 29/3/2025 को जारी किया जा चुका है। माननीय सदस्य। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से मैं जानना चाहता हूं कि उदयपुर में इंडस्ट्री एरिया भी है, पर्यटक भी बहुत आते हैं और इस 400 kV ग्रिड की बहुत वर्षों से डिमांड थी। मैं धन्यवाद देता हूं मंत्री महोदय को कि आप अपनी सरकार आने के बाद में आपने इसका कार्यादेश तो दे दिया, मगर पूर्व में इतनी देरी क्यों हुई? और साथ ही 2 साल का आपने इसको कार्य पूर्ण होने का जो बताया है, क्या 2 साल तक 50 मेगावाट की जो गर्मी के दिनों में कटौती हमेशा होती आ रही है, उसके लिए आपने कोई इंतजाम किया है? यदि हाँ तो बताइए। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहूँगा कि 400 kV GSS उदयपुर की वित्तीय स्वीकृति 13/6/2022 को जारी की गई थी, लेकिन पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में वित्तीय स्वीकृति 2022-23 एवं 23-24 के दौरान माननीय विनायक आयोग द्वारा योजना की जल्दी क्रियान्वित हेतु RTM रेगुलेटरी ट्रैफिक मैकेनिज्म के माध्यम से निष्पादन की मंजूरी नहीं दी गई। वर्तमान सरकार के अथक प्रयासों से दिनांक 29/11/2024 को माननीय विनियामक आयोग द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई, जिसके उपरांत स्वीकृति के उपरांत निविदा करके दिनांक 19/3/2025 को कार्यादेश दिया जा चुका है। कार्यादेश के इसके उदयपुर GSS के 400 kV के 2027 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है। और ये सही है माननीय सदस्य कि 400 kV GSS पूरा होने में 2 साल लगेंगे, लेकिन अस्थायी व्यवस्था के लिए मावली और दरीबा 132 GSS के शीघ्र पूर्ण कराकर राहत प्रदान की जाएगी। शीघ्र इनके पूर्ण होने से उदयपुर पर लोड कम होगा। परोला GSS 2010 में स्वीकृत हुआ था, बीच में अधूरा रह गया। इसकी भी हम जांच करवाकर फिजिबल हुआ तो पुनः स्वीकृत करवा करके और इसका कार्य करवाने का प्रयास करेंगे। अगला हो गया सर उत्तर। अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय जी, आपने वास्तव में जामरकोटला पारोला में जो 33 ग्रेड का 2010 में लगा वो है 2010 में स्वीकृत किया था और काम भी चालू किया था, मगर उसको बंद कर दिया। अब उसका कोई सुध नहीं लिया। आपने उसको जल्दी चालू कराने का आश्वासन दिया। साथ ही मंत्री महोदय से मैं अध्यक्ष महोदय आपके मार्फत पूछना चाहता हूं कि ग्राम पंचायत डोडावली बचार में वो जाडोल से हमारी लाइन आ रही है और उसमें आए दिन समस्या हो रही है, तो बोरा खेड़ा के अंदर 33 kV ग्रिड सरकार बनाने का विचार रखती है? यदि हाँ तो कब तक? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों को अवगत कराना चाहूंगा कि 33 kV GSS की एक निरंतर प्रक्रिया है और फिजिबल होने पर हम निरंतर 33 kV की डिमांड होने पर उनका काम पूरा करके और स्वीकृत करके और उनकी निरंतर स्थापित करने का प्रयास करते हैं। माननीय सदस्य ने जिस GSS के लिए कहा है उसे भी फिजिबल होगा तो निश्चित रूप से पूरा करके और पूर्ण कराने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। मेरा नाम
भाई इसमें कुछ नहीं, गोगुंदा हो गया भाई, उन्हीं का प्रश्न है। नहीं ये डाउनलोड का ही नहीं, केवल विधानसभा का है माननीय सदस्य, तो विधानसभा का तो सही तो ये इनकी व्यवस्था तो प्रश्न संख्या आप 501 माननीय मंत्री जी, नहीं ऐसे हर प्रश्न में जो प्रश्न संख्या 501 केवल जिला व्यवस्था, जिला उदयपुर जिले में 400 के, तो विधेयक पूछेगा। नो माननीय मंत्री जी, प्रश्न संख्या 501 आपको 3 दे दिए, सुबह से 3 दे दिए जो आपके विधानसभा के नहीं है। आपके विधानसभा का ओनली स्टेट का हो तो बात सुनिए, आप मेरी बात हो तो पूछोगे, विधानसभा का होगा तो आप मेरी बात सुनिए। अध्यक्ष जी बात सुनिए, सुन ली मैंने। ये 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन नहीं है, आप बात को समझिए। ये हमारा अधिकार है, विपक्ष का अधिकार है, विपक्ष का अधिकार है। आप इस अधिकार विधानसभा में, उस विधानसभा से आपका लेना देना नहीं क्वेश्चन ओवर में अधिकार है। ये क्या मतलब हो गया? ये क्या मतलब हो गया? कब तक बचाओगे मंत्री? आप बिजली पर चर्चा नहीं कराना चाह रहे, सरकार भाग रही है, दुरुपयोग कर रहे हैं, दिक्कत आ रही है, यानी सप्लीमेंट्री पे 33% अधिक फसल खराब हो गया है, क्या होगा? सम्मान का अधिकार नहीं है, कहना चाहता हूँ अपने अधिकारों से बाहर जाकर ओसिया में तो बिजली भूख अवधि में अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं में अधिक 73,341 काश्तकारों को आदान अनुदान हेतु DMI पोर्टल पर आवेदन प्राप्त हुए थे और DMI पोर्टल पर 73,341 काश्तकारों को भारत सरकार की तरफ से मैं 117 करोड़ 10 लाख रुपए स्वीकृत किए गए। इसके लिए बधाई देता हूँ। और है क्या है ही नहीं विधानसभा क्षेत्र में मैं समझता हूँ कि अभी 17,801 काश्तकारों को राशि की उम्मीद मत करना, 34 करोड़ मदद की विपक्ष उम्मीद 83 लाख का आदान अनुदान भुगतान किया गया। दूसरा 55,540 काश्तकारों को 82 करोड़ 27 लाख का भुगतान किया जाना शेष है। जो माननीय अध्यक्ष महोदय, गोगुंदा का जवाब आ गया। नो, मैं आपके माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ, बिल्कुल नहीं आएगा। नो, सच्चेता महोदय, फिर मेरे से अपेक्षा मत करना। आप पूर्ववर्ती सरकार में ऑपरेट कर रहा हूँ, आप उत्तर सर पे चल रहे हो। कांग्रेस की सरकार में और लापरवाही और उदासीनता से विधानसभा की कार्रवाई 2022 2023 3 वर्षों अध्यक्ष क्या होता है, अपने अतिवृष्टि और प्राकृतिक आपदा के कारण जो किसानों की फसलों का हुए नुकसान का जो मुआवजे का भुगतान नहीं कर पाई, क्या पूर्ववर्ती सरकार के पास में पैसा नहीं था या अधिकारियों का जो घोर अनुशासन था? सीटों में जाओ। आपके टोटल 73,701 किसान थे, उसमें से पूर्ववर्ती सरकार ने सिर्फ 17,000 किसानों को मुआवजा दिया। ओसिया के 55,540 किसानों का लगभग 82,000 करोड़ रुपए बाकी है। मैं माननीय मंत्री महोदय जी से यह जानना चाहता हूं कि पूर्ववर्ती सरकार की घोर लापरवाही रही, अपनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस मुआवजे को कब तक देना चाहती है? अगला प्रश्न, सम्मानीय अध्यक्ष महोदय, हाकिम अली खां। अगला प्रश्न श्री जबर सिंह सांकला। जो माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा जवाब आ रहा। ऐसा थोड़ी है आप अकेले पूछोगे, यहीं रहेंगे। जो माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 503 दोनों काम नहीं होंगे। प्रश्न संख्या 503 पहले सदस्यों को वापस भेजो। आपका अकेले थोड़ी, आप भी यहीं थे, आप भी यहीं थे। जी नहीं, भारत सरकार द्वारा राज्य के 186 शैक्षणिक दृष्टि से पिछले वर्ष में स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल विद्यालय खोला जाना प्रस्तावित था, जिनमें से
41 जिलों में 134 शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े ब्लॉकों में स्वामी विवेकानंद राज के मॉडल विद्यालय संचालित है। भारत सरकार के आदेश दिनांक 21 अप्रैल 2015 द्वारा उक्त योजना को सत्र 2015-16 से डिलीट कर दिया गया है। यह मुक्त योजना अब राज्य सरकार को स्थानांतरित कर दी गई है एवं स्वामी विवेकानंद राज के मॉडल विद्यालय राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित है। 4 साल बाहर नहीं दूंगा, 3 बार दे दिया, आपका प्रश्न नहीं है, आपका प्रश्न नहीं है। सीटों में जाओ, ये नहीं, ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। आप कहते हैं मुझे फिर कठोर आदेश नहीं देना पड़े। आप जिस सीटों में जाओ, नहीं तो कठोर आदेश, मुझे कठोर आदेश देने के लिए मजबूर न करें। अब आज एक भी नहीं आएगा। अध्यक्ष महोदय, मेरा पहला पूरक प्रश्न है, माननीय सदस्य, केंद्र सरकार द्वारा शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े 186 ब्लॉक में मॉडल स्कूल खुलने थे और 134 ब्लॉक में ही खुले और अब ये योजना भी राज्य सरकार के पास है, तो क्या सरकार इन शेष बचे 52 ब्लॉकों में से बदनौर उपखंड जो कि शिक्षा की दृष्टि से बहुत ही पिछड़ा हुआ है, वहां मॉडल स्कूल खोलने की मंशा रखते हैं? यदि हाँ तो कब तक और नहीं तो क्यों, इसका कारण बताएं। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो 134 आवास से विद्यालय खोले थे उनका महिलाओं की शिक्षा का स्तर पर आधार पर खोले थे और महिलाओं का जो शिक्षा उसमें कितना गैप है उसके आधार पर खोले थे। 186 ब्लॉक का चयन किया गया था। मजबूर मत करो, अपनी सीटों में जाओ या बहिर्गमन करो। अध्यक्ष महोदय, 186 ब्लॉक्स का चयन किया गया था, उसमें 134 में खोल दिए गए हैं। लेकिन इस कांग्रेस की सरकार ने बिल्डिंग बनने के बाद भी 5 साल तक और प्राइमरी क्लासें प्रारंभ नहीं की। ये लोग अंग्रेजी नहीं पढ़ाना चाहते थे बच्चों को, इसलिए राजस्थान के बच्चों के साथ इन्होंने ज्यादती की। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद हमने उन 134 विद्यालयों में प्राइमरी क्लासें प्रारंभ कर दी है और जब हमने स्कूल प्रारंभ किए थे तब पद सृजित किए थे और पद भरे हैं। हमने कक्षा 1 से 5 तक 402 पद सृजित किए थे और कक्षा 6 से 12 तक हमने 3618 पद सृजित किए थे। इस प्रकार से कुल 4020 पद सृजित किए हैं। कांग्रेस ने जो अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालय महात्मा गांधी जी के नाम पर खोले, न तो उसमें पद सृजित किए, न उन पदों को भरा, न अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय लगाए, अंग्रेजी माध्यम के टीचर लगाए। इसके कारण से राजस्थान के बच्चों को अंधकार में रखा, उनके कुछ वर्ष बर्बाद कर दिए और ये कांग्रेस राजस्थान के विद्यार्थियों की दुश्मन है, जिन्होंने लाखों बच्चों का भविष्य अंधकार में कर दिया है। अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा पूरक प्रश्न है। दो हो गए, अगला प्रश्न नहीं, दूसरा एक ही हुआ सर, एक ही हुआ ये दूसरा नहीं, एक ही हुआ सर। अध्यक्ष महोदय, एक ही हुआ। विक्रम बंसीवाल, रेवत राम नहीं, विक्रम बंसीवाल नहीं है तो खड़ोगे। अध्यक्ष महोदय, तो श्री अमीन काज जी, श्री अमीन काज जी, श्री रेवत राम डांगा, प्रश्न संख्या 506। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे जवाब मिल गया है। चर्चा नहीं है, जवाब में बताया है कि गुणछाट पटवार मंडल में से 40 के भवन बने हुए हैं और 19 के बाकी हैं। मंत्री जी से मेरा पूरक प्रश्न है कि इन 40 भवनों में से कितने भवन अनुपयोगी हालत में है? माननीय मंत्री जी, रेवेन्यू मिनिस्टर महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, विधानसभा खीरसर में कुल 59 पटवार मंडल हैं, जिसमें 40 पटवार मंडलों के भवन निर्मित हैं, जबकि 19 पटवार मंडल भवन विहीन हैं। सूची परिशिष्ट अ पर संलग्न है। खंड 2 भवन विहीन पटवार मंडलों में भवन निर्माण राज्य सरकार की नीति, प्रशासनिक आवश्यकताओं एवं वित्तीय संसाधनों के आधार पर किया जाता है। माननीय विधायक महोदय ने जो कहा है कि अनुपयोगी भवन कौन से हैं,
तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये बर्दाश्त नहीं है। मैं आज मजबूर मत करो, एक लिस्ट के माध्यम से आज मजबूरन मत करो। मैं आपको लास्ट डे है, पहले भी लास्ट डे के दिन गड़बड़ हुई थी, आज भी लास्ट डे दिन मजबूर मत करो कि मुझे कुछ करना पड़े। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्व विभाग बहुत महत्वपूर्ण विभाग है। आमजन और किसान को रोज काम पड़ता है और पटवार भवन नहीं होने से पटवारी जी के मिलने का कोई निश्चित स्थान नहीं होता है। ऐसे में पटवारी जी को ढूंढने में ही लोगों का पूरा दिन निकल जाता है, लोगों को भारी परेशानी होती है। क्या सरकार जब तक भवन विहीन और अनुपयोगी हो चुके पटवार भवनों के भवन नहीं बन जाते तब तक आमजन को होने वाली परेशानी को देखते हुए पटवारियों के बैठने के लिए व्यवस्था करने का विचार रखती है या नहीं? यदि हाँ तो क्या और कब तक? यदि नहीं तो क्यों? माननीय अध्यक्ष महोदय, अब कुछ नहीं। राज्य सरकार की नीति, प्रशासनिक आवश्यकता एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर जो पटवार भवन नहीं है, प्रश्न उत्तर आ जाए, पहले उत्तर आ जाए। हो गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने पहले 3 बार निवेदन किया है, सरकार के मुद्दा नहीं है। आज भी आसन की व्यवस्था को आचरण पूर्ण रूप से अनुचित है। ये आसन की व्यवस्था को नहीं मानते, ये विधान को नहीं मानते, नियमों को नहीं मानते। कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन है, इनका लोग प्रतिष्ठा करते हैं। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री, अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले तो पूरा सेशन मैं नेता प्रतिपक्ष से अनुरोध करूंगा कि मेरी बात सुनते हुए जाएं। अध्यक्ष महोदय, आपने इस पूरे सेशन के अंदर जो व्यवस्था थी प्रश्नकाल के अंदर, उसमें जो प्रश्न पूछ रहा था उसको 2 पूरक प्रश्न पूछने का आपने समय दिया। इस सदन के अंदर किसी भी अन्य सदस्य ने अपने प्रश्न के अलावा सेकेंडरी क्वेश्चन नहीं पूछा, लेकिन आपने खास तौर से नेता प्रतिपक्ष का सम्मान करते हुए उन्हें हर बार तकरीबन हर प्रश्न के ऊपर सेकेंडरी क्वेश्चन पूछने की अनुमति दी। तो एक तरह से विपक्ष के अंदर हर प्रश्न के ऊपर 4-4 सेकेंडरी प्रश्न आ रहे थे। मेरा आग्रह है कि नेता प्रतिपक्ष एक व्यक्ति एक पद का सम्मान करें। वो यहाँ पे नेता प्रतिपक्ष भी बनना चाहते हैं, उसके साथ साथ आपके साथ डिप्टी स्पीकर भी बनना चाहते हैं। अगला प्रश्न महंत बालकनाथ। अगला प्रश्न श्री देवी सिंह शेखावत। मुझे प्रश्न का उत्तर मिल चुका है। मेरा पहला पूरक प्रश्न है कि बानसूर विधानसभा क्षेत्र में जो हमारे जिनके डिमांड नोटिस कृषकों के जमा हो चुके हैं और जो कृषि कनेक्शन अभी तक बाकी हैं, उन्हें अभी खेत खाली होने के कारण तुरंत 1 माह के अंदर करवा दिया जाए। ये मेरा पहला प्रश्न मंत्री जी से है। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो कृषि कनेक्शन बकाया हैं और जिनका ROW उपलब्ध नहीं होने के कारण, फसल खड़ी होने के कारण और विवाद के कारण जो लंबित हैं, ऐसे 410 कृषि कनेक्शन जून तक करना हमारा लक्ष्य है। और मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहूँगा कि फसल कटने के बाद जैसे ही ROW उपलब्ध होगा और विवादित जो 102 कनेक्शन हैं उनका भी विवाद समाप्त होने पर इन 402 कनेक्शनों को पूरा करने के लिए हम अगली आने वाली फसल के पहले उपलब्ध कराने का हर संभव प्रयास करेंगे। मेरा दूसरा पूरक प्रश्न है बानसूर विधानसभा क्षेत्र के शेष कार्य जो कि RDSS स्कीम के तहत करवाए जा रहे हैं, कब तक पूरे होंगे? 33 kV के फीडर छोटे करना, 11 kV के फीडर छोटे करना, नए ट्रांसफार्मर एवं केबल बढ़ाने का कार्य कब तक पूरा होगा? माननीय अध्यक्ष महोदय, अब जो RDSS के प्रश्न का समाप्त। नो मिस्टर घोगरा, नहीं बाहर कोई भी हो, इधर क्यों जाए? माननीय कालीचरण जी, माननीय कालीचरण जी, माननीय कालीचरण जी, माननीय कालीचरण जी, नो। अरे बैठो जी, आसन पाओ पे, वही नो। माननीय सदस्य, स्थगन प्रस्ताव पर व्यवस्था।
मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है, निम्नलिखित स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है। श्री रविंद्र सिंह भाटी सदस्य की ओर से प्रदेश में शारीरिक शिक्षकों के नवीन पदों का सृजन नहीं किए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। श्री गणेश राज बंसल सदस्य की ओर से प्रदेश के नगरीय निकायों में सफाई कर्मचारियों के रिक्त पदों को नहीं भरे जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। श्री अमित चाचाण सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र नोहर में अघोषित विद्युत कटौती एवं समय पर कनेक्शन जारी नहीं करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। श्रीमती अनीता जाटव सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र हिंडौन के चिकित्सालयों में आधारभूत सुविधाओं की कमी से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। श्री डॉक्टर शिखा मील बराला सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र चोमू में संचालित टोल नाकों पर स्थानीय निवासियों को निःशुल्क पास जारी नहीं किए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। डॉक्टर सुभाष गर्ग सदस्य की ओर से राजस्थान परिवहन निगम के कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान नहीं किए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। श्री थावरचंद सदस्य की ओर से जोधपुर में नाबालिग के साथ अमानवीय अत्याचार से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। श्री डूंगराम गेदर सदस्य की ओर से ग्राम पंचायतों में संवेदकों द्वारा समय पर आपूर्ति नहीं किए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं है कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्रवाई को रोककर इन पर विचार किया जाए, अतः इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं। श्री रोहित बोहरा सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र राजाखेड़ा में ओलावृष्टि से नष्ट हुई फसलों का मुआवजा दिलाए जाने के संबंध में। श्री जाकिर हुसैन गैसावत सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र मकराना में खानों का चौड़ान बढ़ाने तथा स्ट्रिप ऑफ लैंड की सीमा अवधि बढ़ाए जाने के संबंध में। श्री ललित यादव सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र मुंडावर में कस्टोडियन भूमि के कब्जा धारक किसानों की खातेदारी पट्टे जारी नहीं किए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। श्री अशोक कुमार कोठारी सदस्य की ओर से प्रदेश के मदरसों में कार्यरत पैरा टीचर्स द्वारा बिना वैधानिक सत्यापन कार्य किए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। उपरोक्त प्रस्ताव भी ऐसे नहीं है कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्रवाई को रोककर इन पर विचार किया जाए, अतः अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य श्री रोहित बोहरा, जाकिर हुसैन गैसावत, श्री ललित यादव, श्री अशोक कुमार कोठारी को उनके प्रस्ताव की विषय वस्तु पर 2-2 मिनट बोलने की अनुमति होगी। प्रक्रिया के नियम 295। आज लगभग अंतिम दिन है सत्र का, इसीलिए 295 के प्रस्ताव मैं नामों को तो पढ़ रहा हूं, लेकिन उसके आगे उनके विषय नहीं पढ़ रहा हूं। कुल लगभग 38 याचिकाएं पेंडिंग हैं। आज 38 के 38 आपके सदन में रखने की अनुमति दे रहा हूं। उनको पढ़ने की अनुमति नहीं होगी, पढ़ा हुआ मान लिया जाएगा। 38 आज तक के इतिहास में शायद 38 जो है 295 कभी भी नहीं आए। बैकलॉग पूरा आज मेरे अध्यक्ष महोदय 3 विधेयक है भैया, नहीं तो 15 ही आएंगे, 38 नहीं आएंगे। चलो बैठो, एक ही बात है। अब पढ़ने की अनुमति या पढ़ा हुआ, आपके पास उत्तर सबके आएंगे, रिकॉर्ड में सब आ गए। श्री घनश्याम, श्रीमती अनीता बदेल, श्री लक्ष्मण राम, श्री रामस्वरूप लांबा, श्री गोपीचंद मीणा, श्रीमती दीप्ति किरण महेश्वरी, श्री मनोज कुमार सादुलपुर, श्री बहादुर सिंह, श्री चेतन पटेल कोलाना, श्री देवी सिंह शेखावत, श्री हरि सिंह रावत, श्री विनोद कुमार, श्री छोटू सिंह, श्री मोतीराम, श्री मनोज कुमार सुजानगढ़, श्री भगवान राम सैनी, श्री भागचंद टांकड़ा, श्री शंकर सिंह रावत, श्री श्रवण कुमार, श्री ताराचंद, श्री हंसराज मीणा, श्री गोपाल लाल शर्मा, श्री हरलाल सहारण, श्री श्रीचंद कृपलानी, श्री चंद्रभान सिंह चौहान, श्री गोविंद प्रसाद, श्री राजेंद्र, श्री फूल सिंह मीणा, श्री कमल लाल, श्री राधेश्याम बैरवा, श्री गणेश राज बंसल, श्री संदीप शर्मा, श्री जबर सिंह सांकला, श्री सुरेश गुजर, श्री ललित मीणा, श्री पूसाराम गोदारा, श्री अर्जुन लाल। माननीय सदस्यों के द्वारा दी गई सूचना पढ़ी हुई मानी जाएगी। अरे फिर 15 ही आएंगे, फिर मत कहना। यानी फिर या तो पढ़ने की अनुमति 15 की होती है, या तो 15 या फिर 38 की मैं अनुमति दे रहा हूं, 37 की, तो भाई उसको स्वीकार।
आज दिनांक 24/3/25 को शून्यकाल में बोलने के लिए 47 पर्चियां प्राप्त हुई, जिनमें से शलाका द्वारा 4 पर्चियां निकाली गईं, जो निम्नानुसार होगा। जितनी मेरे पास है आज की तारीख में, जितनी वहां पे पहुंची है, सबको आज रिकॉर्ड में लेकर के पढ़ने के लिए रिकॉर्ड में ले ली, पढ़ी हुई मानी जाएगी। आज तक ऐसा शायद मुझे ध्यान नहीं आता। श्री मनीष यादव, शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र जयपुर में हो रही चोरी एवं लूटपाट की घटनाओं से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री हाकिम अली खां, फतेहपुर नगर परिषद एवं ऊर्जा विभाग के मध्य बिजली बिल को लेकर उत्पन्न विवाद के संबंध में श्री राम साहब वर्मा, राजकीय विद्यालयों में स्टाफ पैटर्न प्रक्रिया के संबंध में श्री गोपाल शर्मा, 25 वर्षों से बंद पड़ी जयपुर मेटल्स लिमिटेड के कार्मिकों के वेतन और भत्तों के अंतिम भुगतान करने के संबंध में श्री रोहित बोहरा। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। वो पॉइंट है बाद में। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। राजाखेड़ा विधानसभा में पिछले हफ्ते चरण तो पूरा हो जाए। राजाखेड़ा विधानसभा में पिछले हफ्ते ओलों की भरमार हुई, उससे माननीय फूल सिंह जी और छोटू सिंह जी बैठ करके बात करें, एकदम से आकर चारों ओर घेरा मत करें हमारे मंत्री जी का। उसमें राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र में सभी गांव में तेज आंधी और ओलों के साथ पूरी फसल बर्बाद हो गई। मैं आपसे विनती करता हूं कि इसमें सबसे ज्यादा नुकसान गांव सकतपुर, एदलपुर और विरौंदा में पूरे के पूरे सरसों की और गेहूं की पूरी फसल नष्ट हो गई और पूरे विधानसभा क्षेत्र में जितनी गेहूं की फसल थी, तेज आंधी और ओलों से पूरी फसल नष्ट हो गई और गेहूं बिल्कुल नीचे लेट गए, उसमें अब पैदावार बिल्कुल नहीं होगी। अध्यक्ष जी, मैं आपसे संरक्षण चाहूंगा कि आप इस मुद्दे पर हमारे मंत्री महोदय को कहें कि गिरदावरी कराएं। वहां गिरदावरी नहीं हुई है अभी तक। ये 3-4 गांवों में तो 100% फसल की नुकसान हो गया है, क्योंकि वहां पर अभी तक पिछले हफ्ते में वहां था, अधिकारियों से बात हुई, ये कह के आए हम लोग कि भाई वहां गिरदावरी हो, अभी तक गिरदावरी नहीं हुई है। माननीय सदस्य, मैं सदन से बाहर भेजूंगा। 10 बार कहा है खड़े होकर के बात करना, जब बात चल रही हो। चलिए आप। मेरा आपसे इतना सा निवेदन है, पूरे राजाखेड़ा में, क्योंकि गेहूं की लॉबी आपके लिए बना रखी है सर, यार ये आपके लिए ना, ये सभी के लिए है, इधर भी ना लॉबी है। बोला मेरा आपसे सिर्फ इतना सा निवेदन है कि पूरी फसल गेहूं की फसल बर्बाद हो गई और अभी तक गिरदावरी नहीं हुई है। वो उसको 30% नहीं मान रहे, जबकि पूरी फसल में पूरा फसल लेट चुकी है। तो आपसे वापस विनती है कि पूरी राजाखेड़ा तहसील में, मनिया तहसील के अंदर आप इसकी गिरदावरी कराएं, जिससे कि हम किसानों को SDRF के थ्रू पैसा दिलवा सकें। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। श्री जाकिर हुसैन गैसावत। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने नियम 50 के स्थगन में बोलने का मौका दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, मकराना का मार्बल बहुत ही ऐतिहासिक मार्बल है, जो कि 300-400 साल पुराना मार्बल निकला वहाँ पे, जहाँ पे ताजमहल, विक्टोरिया और देश विदेश के मंदिर जहाँ कई बनते हैं, तो सबसे पहले वैरायटी मकराना मार्बल की होती है, चाहे भगवान की कोई मूर्ति हो या और भी कोई भी हो। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, पूर्ववर्ती सरकार ने RMMCR 2017 में संशोधन कर 16/8/2022 को नियम 8 के अनुसार स्ट्रिप ऑफ लैंड लागू किया था, और अभी जो मौजूदा सरकार है उन्होंने 3 जनवरी 2025 को ये समाप्त कर दिया गया है। ये मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, पूर्ववर्ती सरकार ने जो चौड़ान बनाने का आदेश निकाला था, क्योंकि मकराना ने 90 डिग्री माइनिंग नहीं होती है,
वो 60 डिग्री माइनिंग होती है। तो 60 डिग्री माइनिंग होने की वजह से वो खान मालिक के सामने उसकी खुद की जमीन है या फिर सरकारी भूमि है, इसको लेके पूर्ववर्ती सरकार ने 15 गुना ये राशि जमा करा के उनका चौड़ान बनाने का आदेश दिया था। लेकिन अभी सरकार ने जो ये वापस इसको कैंसिल किया गया है, ये 3 जनवरी 2025 को इसको आदेश को कैंसिल कराए, क्योंकि खाने हमारी भौगोलिक स्थिति से दूसरी खानों से विपरीत है। तो ये अगर करेंगे तो हमारे मकराने को जीवनदान मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे पहले से खनन हो रखा है, 60 डिग्री का खनन हो रहा है और ये आगे की जमीन है वो खान मालिकों की है और सरकारी भूमि है। 15 गुना आप इसका एक्स्ट्रा फीस लेके करवा सकते हैं और मकराने खानों के अलग से खनन नीति बनाई जाए, क्योंकि मकराने की खाने दूसरी खाने में फर्क है। दूसरी खाने 100 मीटर में 100 मीटर की होती है और ये हमारे मकराने खानी हमारे जोधपुर दरबार ने हमें मकराने वालों को दे रखी है, जो कि 50-50 100 फुट के पट्टे हैं। तो उसके हम जो प्रदेश के जो खनन नीति होती है उसमें हमारा फॉलो नहीं होता है नियम कानून, इसलिए मकराना की खनन नीति भी अलग से बनाया जाए और ये इस कानून को वापस लेके और जो पूर्ववर्ती सरकार ने 16/8/2022 को नियम 8 के तहत स्ट्रिप ऑफ लैंड का आदेश निकाला था उसको लागू किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। श्री ललित यादव। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, मुझे आपने नियम 50 पर बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष महोदय, राजस्व रिकॉर्ड को ऑनलाइन करने के काम में पूरे प्रदेश में और अलवर जिले में मुंडावर में भी बहुत सारी अनियमितताएं हुई हैं। सरकारी मशीनरी के द्वारा गलती करी गई और काश्तकार किसान उस बात को भुगत रहा है। किसी के नाम में शुद्धिकरण कर दिया गया, किसी की जाति में शुद्धिकरण कर दिया गया और किसान आज दर दर की ठोकरें खाता हुआ घूम रहा है। वो किसान जो पेट और पीठ को एक करके इस मुल्क का पेट भरने का काम करता है, उस किसान के साथ हमने इस प्रकार की जाति करी कि वो एसडीएम के पास जाता है, वकील को करता है और आर्थिक नुकसान झेलना उसको पड़ता है। उसके बाद भी उसका वो रिकॉर्ड दर्ज सही नहीं हो पा रहा। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस प्रकार के जो मामले हैं उनको ठीक करने का काम किया जाए। आज़ादी के बाद से आज तक लेकर के कस्टोनियल भूमि के ऊपर जो किसान काबिज है उसको आज तक उसका मालिकाना हक नहीं मिल पाया है। मेरे मुंडावर में अलवर में बहुत सारी ऐसी जगह ज़मीनें पड़ी हैं जिन पर किसान काबिज है, लेकिन किसान को आज तक उसका मालिकाना हक नहीं मिल पा रहा है। संवत 2003 के काबिज काश्तकार सिकमी गैर खातिरदारी के नाम से रिकॉर्ड में दर्ज है, लेकिन मेरा अनुरोध है कि उनको हम सरकार के द्वारा कोई कैंप लगा करके और लाभ देने का हम लोग काम करें। आज़ादी का 75वां महोत्सव हम लोग बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन किसान दर दर की ठोकरें खा रहा। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार इसके ऊपर जो है कोई कैंप लगा करके और किसान को राहत देने का काम किया जाए। नियमानुसार बात करूं तो भूमि की राशि वसूल कर पट्टे खातेदार को एसडीएम द्वारा किया जाता रहा है, लेकिन यह कार्य अभी इन दिनों बंद पड़ा है, जिससे किसान चक्कर काट रहा है, एसडीएम दफ्तर में जा रहा है, लेकिन किसान को राहत नहीं मिल पा रही। मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं कि हम लोग चाहते हैं किसान की आय दोगुनी करने की हम लोग बात करते हैं, किसान को फायदा देने की बात हम लोग करते हैं, किसान के बेटे बेटियों को आगे बढ़ाने की हम लोग बात करते हैं, लेकिन जब किसान की बात आती है तो केवल उस पर हम लोग बात करके छोड़ देते हैं, किसान को फायदा देने का हम लोग काम नहीं करते। मेरा सरकार से अनुरोध है कि सरकार इस पर संज्ञान ले और किसान को फायदा देने का काम करे। बहुत बहुत धन्यवाद। कि आपके बार बार निर्देश देने के बावजूद भी राजस्व मंत्री सदन में मौजूद नहीं है। माननीय सदस्य अपनी बात उठा रहे हैं। जब बार बार आपने सरकार को कह दिया कि संबंधित मंत्री यहाँ रहेंगे, तो फिर मंत्री क्यों नहीं बैठते हैं? इसको नोट कर लें। श्री अशोक कोठारी। माननीय अध्यक्ष महोदय, स्थगन नियम 50 के तहत समय प्रदान करने के लिए धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार की गजट नोटिफिकेशन के अनुसार नियमितीकरण तभी किया जा सकता है जब वह रीट और टेट परीक्षा पास है। राजस्थान सरकार भी इस तरह का नोटिफिकेशन राजस्थान सरकार द्वारा भी निकला हुआ है। उसके साथ ही 5/10/2023 को भी पूर्व सरकार ने इनको नियमित करने का निर्णय लिया। उसके 5 दिन बाद आचार संहिता लग गई थी। तो आपसे निवेदन है कि मदरसों में कार्यरत संविदा कंप्यूटर पैरा टीचर्स को 2800 की ग्रेड पर आधारित भुगतान किया जा रहा है, जबकि स्कूल शिक्षा में कार्यरत कंप्यूटर योग्यता वाले संविदा कर्मियों को 2400 की ग्रेड पर भुगतान किया जा रहा है। वो अनुचित है। इनकी ग्रेड एक ही होनी चाहिए। साथ ही
ये मदरसा में जो कार्यरत लोग हैं एनसीटी के नियम को फॉलो नहीं कर रहे हैं। सदस्य जगह 3 की है, ये चले जाए, उसके बाद आप आ जाना। और टेट एक मिनट नहीं है, जो टीचर बनने की अपूर्ण योग्यता है, पात्रता परीक्षा पास होना अनिवार्य है। मुझे कितनी बार कहना पड़े मदरसे भी है जो अपंजीकृत है, फर्जी तरीके से मानदेय अन्य भुगतान के लिए गठन किए गए हैं, अपने मेंबर्स को बोर्ड में कार्यरत कार्मिकों का नहीं किया गया। संविधान नियम 2022 के तहत पिछली सरकार ने संशोधन किए हैं, 6 महीने के भीतर कई संशोधन किए हैं। तो आपसे सरकार से निवेदन है कि मदरसा पैरा टीचर्स को नियमित करने से पुनः विचार किया जाए। धन्यवाद। जय हिंद। 295 पढ़ावा मान लिया। पर्ची श्री मनीष यादव। माननीय अध्यक्ष महोदय, पर्ची पर बोलने का मौका देने के लिए धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में कानून व्यवस्था रसातल पर है। प्रदेश में आए दिन चोरी, लूटपाट की घटनाएं, मर्डर, महिलाओं से अत्याचार आए दिन हो रहे हैं। मेरे विधानसभा क्षेत्र शाहपुरा में भी आए दिन चोरी की घटनाएं, विशेष रूप से मवेशी चोरी होने की घटनाएं, जो गरीब परिवार के लोग जो है वो अपना लालन पोषण मवेशी पाल करके करते हैं, उनके मवेशी चोरी होने की घटनाएं लगातार थाना क्षेत्रों में हो रही है। लूटपाट हो रही है, सरेआम घटनाएं हो रही हैं। प्रदेश में भी सरेआम हर जगह पर घटना हो रही है। कल बांसवाड़ा जिले के लोहारिया थाना क्षेत्र के पालोदा कस्बे में 12 साल की बच्ची जानवी पाटीदार की दिन दहाड़े गला रेत करके हत्या कर दी गई। 30 जनवरी 2024 को गृह विभाग के आदेश पर आईपीएस हेमंत कलाल एसडीएम जो जोधपुर सेंट्रल जेल में औचक निरीक्षण करने गए थे, लेकिन जेल प्रशासन ने 20 मिनट तक गेट नहीं खोला। प्रदेश में कानून व्यवस्था बदहाल हो चुकी है। आज हर जगह पर हत्या, चोरी, लूटपाट की घटनाएं बढ़ रही हैं। मेरे विधानसभा क्षेत्र पूरे जिले में इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। बांसवाड़ा में बच्ची की गला रेत करके हत्या करना एक जो अपराधियों का पूरे राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो हौसला बुलंद हो रखा है और पुलिस प्रशासन पूरी तरह फेल साबित हो रहा है। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय आपसे निवेदन करना चाहूंगा, मेरे क्षेत्र में हो रही चोरी की घटनाओं को पुलिस प्रशासन जल्द से जल्द खोले, अपराधियों पर अंकुश लगाए और प्रदेश में कानून व्यवस्था बदहाल करे। क्योंकि जब से सरकार आई है, जो सरकार कहती थी कि हम नहीं सहेगा राजस्थान, इनके राज आने के बाद में प्रदेश में कानून व्यवस्था रसातल में पहुंच चुकी है, जो कि चिंता का विषय है। आपसे आग्रह करूंगा कि पुलिस गृह विभाग को निर्देश दे और ये कहे कि जो घटनाएं बढ़ रही हैं वो प्रदेश में उन घटनाओं पर रोक लगे। धन्यवाद। श्री हाकिम अली खां। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे पर्ची पर चर्चा करने के लिए अवसर दिया, इसके बहुत बहुत आपका धन्यवाद। एक बहुत गंभीर मुद्दा है, बिजली मंत्री जी यहाँ से जा चुके हैं, तो मैं आपसे बोलो, आप बोलो, आप अपना काम करो, ये काम मेरा, आप बोलो। मंत्री मेरे ध्यान, आप बोलो। सुने तो सुना, किसको सुनाए माननीय अध्यक्ष महोदय? अरे आप बोलिए, अरे आप बोलो भाई। अभी कहा था, नहीं तो मुझे बोलना पड़ेगा। आज टाइम वैसे कम है। मेरे नगर परिषद फतेहपुर में, नगर परिषद फतेहपुर की स्ट्रीट लाइटों का अरे माननीय संसदीय मंत्री, माननीय मैंने 2 बार कहा है, माननीय मंत्रियों को यहाँ पे रहना चाहिए। बुला लो हीरालाल जी नागर को। अध्यक्ष महोदय, नगर परिषद फतेहपुर का बिजली का बिल, बिजली का स्ट्रीट लाइट का कनेक्शन काट दिया है। उसका कारण यह बताया जा रहा है कि स्ट्रीट लाइट के बिजली का बिल नहीं दिया जा रहा है। नगर परिषद बार बार बिजली बोर्ड को नोटिस दे चुकी है कि नगर परिषद बिजली बोर्ड के ऊपर इतने पैसे बकाया हैं। उसके जो अर्बन टैक्स बिजली बोर्ड वसूल करता है, वो बिजली बोर्ड अर्बन टैक्स का पैसा न तो समायोजन कर रहा है और न उसका हिसाब दे रहा है, और उल्टा नगर परिषद को नोटिस दे के 3 दिन का और स्ट्रीट लाइट का कनेक्शन काट दिया। अब नगर परिषद पैसा नहीं दे रहा है तो बिजली बोर्ड और नगर परिषद की लड़ाई है, उसमें जनता क्यों भुगत रही है? फतेहपुर की जनता का क्या दोष है कि फतेहपुर की पूरे राजस्थान की हालत है, जबकि स्वायत्त शासन विभाग ये कह रहा है कि हमारा पैसा बिजली बोर्ड के पास बहुत सारा बकाया पड़ा है, 1 लाख करोड़ रुपए समथिंग बाकी पड़ा है। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय बिजली मंत्री जी और स्वायत्त शासन मंत्री जी दोनों बैठे, ये बैठ करके फैसला करें कि कौन पैसा किसको देगा, स्वायत्त शासन विभाग देगा या बिजली बोर्ड देगा, बिजली ऊर्जा मंत्री देंगे। लेकिन दोनों की लड़ाई में राजस्थान की जनता का क्या दोष है कि वो इनकी भुगते? उन्होंने अर्बन टैक्स दे दिया,
अर्बन टैक्स का पैसा सरकार के पास आ चुका है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अर्बन टैक्स का पैसा ऊर्जा विभाग के पास जमा है, तो ऊर्जा विभाग क्यों स्वायत्त शासन विभाग को पैसा नहीं दे रहा है? स्वायत्त शासन विभाग को पैसा दे करके और इस समस्या का समाधान करें। राजस्थान में बिजली की त्राई त्राई हो रही है, जनता बिजली के लिए मारी मारी कर रही है, बिजली आप दे नहीं रहे हो और बगैर मतलब आपसी लड़ाई के अंदर जनता पिसीद रही है। तो आपके माध्यम से मेरा माननीय अध्यक्ष महोदय निवेदन है कि मंत्री जी से जवाब दिलाएं कि यह क्या मामला, दोनों आपस की डिपार्टमेंटों की लड़ाई में जनता क्यों पिसीद रही है। धन्यवाद मंत्री महोदय। श्री राम साहेब वर्मा, नो इस पे पर्ची पे नहीं, पर्ची पे कोई नहीं बोलेगा। राम साहेब वर्मा अध्यक्ष महोदय नहीं, अरे पर्ची पे नहीं मानिए, आप मेरे से समझदार हैं। नो अनुमति नहीं, अंकित नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, वो जवाब आ जाएगा। आपने मुझे पर्ची पे बोलने के लिए कहा, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। उनके पास पहुंचेगा जवाब। शिक्षा की ज्वलंत समस्या उठाने का अवसर दिया। अध्यक्ष महोदय, जब आप शिक्षा मंत्री थे तब राजस्थान में शिक्षा के क्षेत्र में आपने कई नवाचार किए जिन्होंने राजस्थान को शिक्षा के क्षेत्र में प्रथम स्थान पर ला दिया था, जिसमें से एक था स्टाफिंग पैटर्न्स। प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग में 30 सितंबर 15 की आधार तिथि मान के शिक्षकों को पद सृजित किए गए थे। स्टाफिंग पैटर्न्स के नियमानुसार 2 वर्षों में एक बार स्टाफिंग पैटर्न्स की समीक्षा करना निर्धारित किया गया था, जिससे छात्र शिक्षक अनुपात ठीक प्रकार से हो तथा छात्रों को शिक्षकों की कमी ना हो। माननीय अध्यक्ष महोदय, बड़े दुर्भाग्य की बात रही कि विगत सरकार में माध्यमिक शिक्षा विभाग में बढ़ी हुई छात्र संख्या के अनुपात में तृतीय श्रेणी L1 L2 द्वितीय श्रेणी व्याख्याताओं के पद सृजित कर स्टाफिंग पैटर्न तक करना उचित नहीं समझा, जहां प्रारंभिक शिक्षा विभाग 8 वर्षों में से 3 बार पदों का पुनर्निर्धारण कर दिया, वहीं माध्यमिक शिक्षा विभाग में ये काम एक बार भी नहीं हुआ। विगत सरकार की इस लापरवाही का नकारात्मक परिणाम विद्यार्थी, शिक्षण व्यवस्था और शिक्षा के स्तर पर पड़ा रहा। माननीय सभापति अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहूंगा कि यथाशीघ्र माध्यमिक शिक्षा विभाग में स्टाफिंग पैटर्न करवाया जाए, जिससे आवश्यकता अनुसार शिक्षकों की उपलब्धता हो सके और हमारे छात्रों को विषयाध्यापकों की कमी से जूझना नहीं पड़े। धन्यवाद। श्री गोपाल शर्मा। आदरणीय स्पीकर सर, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि 25 वर्षों से बंद पड़ी जयपुर मेटल्स लिमिटेड के 1000 कर्मचारी आज भी अपने वेतन और मुआवजे की गुहार लगा रहे हैं। इनके अतिरिक्त करीब 500 कर्मचारी अपने अधिकारों की मांग करते हुए, सच्चाई के लिए आवाज उठाते हुए इस दुनिया से जा चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जयपुर मेटल्स को सरकारी संपत्ति माना है। इसके संचालन, प्रबंधन और परिसंपत्तियों में सरकार की भूमिका होने के कारण कंपनी के संघर्षरत कर्मचारी सरकार से न्याय मिलने की आशा लगाए हुए हैं। महोदय, आपका मैं विशेष ध्यानाकर्षण करना चाहता हूं कि यदि सरकार इस उद्योग को पुनः शुरू करने का इरादा रखती है तो कार्रवाई करे, और नहीं रखती है तो श्रमिकों के वेतन और भत्तों का अंतिम भुगतान करके उन्हें न्याय प्रदान करे। इसके लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी अगर बना दी जाए तो बहुत कृपा होगी। माननीय उद्योग मंत्री महोदय से निवेदन है कि इस विषय में आवश्यक कार्रवाई करिए। कोई बात नहीं, सरकार हमेशा रहती है। उद्योग मंत्री जी नहीं है तो हमारे अध्यक्ष महोदय हैं। मैं आपसे बहुत निवेदन कर रहा हूं कि 1000 लोग जीवन और मौत से गुजर रहे हैं, कृपया उनको न्याय दिलाने की कृपा करिए। बैठिए। श्री ध्यान आकर्षण प्रस्ताव बाद में ध्यान आकर्षण प्रस्ताव श्री चंद्रभान सिंह चौहान, इनका बुलाऊंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, ध्यान आकर्षण तीनों हो जाए, विधायी काम हो जाए, उसके बाद 131 के तहत आज मैं बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित मेरे द्वारा लगाए गए ध्यान आकर्षण प्रस्ताव तकनीकी शिक्षा विभाग अजमेर में माकमपुरा में राजकीय महिला इंजीनियर कॉलेज में एक उप कुल सचिव और 3 सहायक उप सचिवों की नियम विरुद्ध पीर एक्टिविटी के लाभ देने संबंधी। माननीय मंत्री उनका तो क्या ध्यान आकर्षण है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को
बिंदुवार पूरी जानकारी इस प्रकरण की मैं दे देता हूँ। महिला अभियांत्रिक महाविद्यालय अजमेर में कार्यरत श्री पुष्पेंद्र कुमार सिंह उप कुल सचिव, श्री जय गोयल सहायक कुल सचिव, श्री शिवपाल यादव सहायक कुल सचिव के पे रिक्टिफिकेशन के लिए आदेश दिनांक 4/3/2024 के संदर्भ में शिकायत प्राप्त हुई थी कि पे रिक्टिफिकेशन की आड़ में लाभार्थियों को नियुक्ति के नोटिफिकेशन में प्रस्तावित पे स्केल के विपरीत एक विभागीय समिति की अनुशंसा के आधार पर नियुक्ति तिथि के 12 वर्ष बाद नियुक्ति तिथि से ही उच्च पे स्केल का लाभ दिया गया, जो तकनीकी विश्वविद्यालय के बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट तथा राज्य सरकार के वित्त विभाग के अनुमोदन के बिना ही पे रिक्टिफिकेशन आदेश जारी किया गया। बिंदु 2, उक्त शिकायत के आधार पर तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा आदेश दिनांक 18/10/2024 के द्वारा उक्त पे रिक्टिफिकेशन आदेश पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई गई एवं शिकायतों की विस्तृत जांच हेतु एक कमेटी का गठन किया गया, जिसमें शासन उप सचिव उच्च शिक्षा विभाग, निदेशक तकनीकी शिक्षा जोधपुर विभागाध्यक्ष, RAC खेतान पॉलिटेक्निक महाविद्यालय जयपुर शामिल है। बिंदु 3, जांच समिति ने अपना जांच प्रतिवेदन दिनांक 31/12/2024 को प्रस्तुत की, जिसमें 7 बिंदुओं पर निष्कर्ष दिए तथा शिकायतें सही पाया जाना, पे रेक्टिफिकेशन नियम विरुद्ध होना, नियुक्ति तिथि से गलत तरीके से पे रेक्टिफिकेशन किया जाना, कार्मिक का सेवा में चयन संदिग्ध होना, मूल पत्रावलियां गायब हो जाना, दस्तावेज में हेराफेरी किया जाना, नियुक्ति तिथि से वर्तमान तक भारी अनियमितताएं होना आदि। बिंदु 4, उक्त जांच रिपोर्ट पर आवश्यक कार्रवाई हेतु आदेश दिनांक 27/1/2025 द्वारा दस्तावेज गायब होने के क्रम में नियमानुसार प्राथमिक सूचना रिपोर्ट FIR दर्ज करवाने तथा अधिकारी कर्मचारी के दायित्व निर्धारण कर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने हेतु प्राचार्य महिला अभियांत्रिक महाविद्यालय अजमेर को निर्देशित किए गए। आदेश अन्य आदेश दिनांक 27/1/2025 द्वारा शासन उप सचिव उच्च शिक्षा एवं अध्यक्ष जांच समिति आदेश दिनांक 18/10/2024 के द्वारा गठित को कार्मिक की नियुक्ति को लेकर वर्तमान तक कुल राज्य सेवा में भारी अनियमितताओं के संदर्भ में आरोपित कर्मी की योग्यता एवं अनुभव, दस्तावेज की अनुपलब्धता आदि की प्रत्यक्ष से गहन जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश भी दिए गए। माननीय अध्यक्ष महोदय, बिंदु संख्या 5, चूंकि माननीय उच्च न्यायालय में श्री पुष्पेंद्र कुमार सिंह उप कुल सचिव व अन्य द्वारा दायर रिट याचिका में पे रेक्टिफिकेशन पर रोक के आदेश के विरुद्ध अंतरिम आदेश पारित कर याचिकाकर्ताओं के दिए गए लाभों की वसूली पर रोक लगा दी गई। अतः अतिरिक्त महाधिवक्ता महोदय श्री विज्ञान शाह की राय के अनुसार याचिकाकर्ताओं को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए तदनुरूप पे रेक्टिफिकेशन आदेश प्रत्याहारित किए जाने बाबत निर्णय लिया जा सकता है। बिंदु संख्या 6, तकनीकी शिक्षा विभाग के आदेश दिनांक 25/2/2025 द्वारा जांच समिति की अनुशंसा अनुसार कार्रवाई हेतु जारी आदेश की क्रियान्विति तथा गठित समिति की समस्त कार्रवाई को अग्रिम आदेश तक स्थगित रखे जाने के निर्देश दिए गए। उक्त आदेश को दिनांक 20/3/2025 द्वारा प्रत्याहारित कर लिया गया एवं प्रकरण में जांच समिति की रिपोर्ट पर आवश्यक कार्रवाई किए जाने हेतु सहमति प्रदान की गई। बिंदु 7, विभाग के स्तर पर जांच समिति की रिपोर्ट में वर्णित 7 अनुशंसाओं पर तत्कालीन नियमानुसार कार्रवाई करने की गई कार्रवाई का विवरण एक्शन टेकन रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु शासन सचिव तकनीकी शिक्षा को निर्देशित किया गया। समिति द्वारा उक्त कार्मिक को नियुक्ति में अनियमितताओं के संदर्भ में जांच की जा रही है और जांच समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने पर तदनुरूप उचित कार्रवाई की जाएगी। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो मेरे को जवाब दिया है मंत्री महोदय ने, वास्तव में उस जवाब से मैं सेटिस्फाई नहीं हूं, क्योंकि 2024 का मैटर है और वो अभी तक चल रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूं, शिवपाल यादव की जो नियुक्ति हुई है उसकी पत्रावली कहाँ है? वो आज दिन तक पता नहीं लगा वो पत्रावली कहाँ है। सबसे बड़ी बात है, क्योंकि सरकार है और पत्रावली कैसे वो भर्ती हुआ, कैसे हुआ, उसकी एक भी पत्रावली आपके वहाँ 2008 में वो भर्ती हुआ, आज तक उसकी पत्रावली नहीं। उसकी पत्रावली कहाँ है वो आप सदन की मेज पे रखें। शिवपाल यादव के वर्तमान पदस्थापन कहाँ है
तथा उसकी उपस्थिति वेतन भुगतान किसके कार्यालय से किया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, वो 90% आज तक जो नौकरी रही है उसकी 90% वो डेपुटेशन पे रहा है। क्या ऐसा नियम है कि वो ऑल ओवर ही डेपुटेशन रहा है? 90% डेपुटेशन पे है वो। आप खुद मंत्री महोदय आप उसको देख लें। उक्त कार्मिक को मूल पदाधिकारी कॉलेज कितने वर्ष की तक की सेवाएं दी हैं वो एक बार आप चेक करवा लें। पत्रावली की अनुपलब्धता के संबंध में नियमानुसार एफआईआर दर्ज क्यों नहीं करवाई गई? माननीय अध्यक्ष महोदय, ये आपने लिखा कि हमने एफआईआर दर्ज करवाने के लिए कहा। सरकार चाहती है, सरकार अगर मंत्री महोदय चाहते हैं तो आज के आज एफआईआर दर्ज करके उनको गिरफ्तार किया जा सकता है, पर आज दिन तक उसकी एफआईआर सरकार ने दर्ज नहीं करवा पाई, मंत्री जी ने उसको दर्ज नहीं करवाई। जो कार्मिक हमेशा प्रतिनियुक्ति पर रहा है उसे किस आधार पर पे रेक्टिफिकेशन के लाभ दिए जाने का पात्र माना गया है? उक्त कार्मिकों को पे रेक्टिफिकेशन की आड़ में पदोन्नति किस आधार पर दी जाती है? एक ही जनवरी में उसको तनख्वाह बढ़ाई, फरवरी में बढ़ाई और मार्च में बढ़ाई। 3 महीने में कंटिन्यू उसका आपने भुगतान किया है, और वो भुगतान आपने वापस लेने के लिए क्या किया है? जो भुगतान आज दिन तक आप कर रहे हो उसकी वापस जमा करने के लिए आपने क्या किया उसके बारे में बताएं। उक्त कार्मिकों को पे रेक्टिफिकेशन आड़ में पदोन्नति किस आधार पर दी गई है? वरिष्ठों को कार्मिकों को किस आधार पर अनदेखी कर उन्हें पदोन्नति से वंचित रखा गया है? उनको पर्टिकुलरली 3 या 4 आदमी को आपने किया है और दूसरे को आपने कर्मोन्नत नहीं किया। इसका क्या कारण है, क्या रीजन है? पे रेक्टिफिकेशन के आदेश निरस्त करने के संबंध में क्या कार्रवाई की गई है? माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रकरण में गठित की गई जांच कमेटी की रिपोर्ट में क्या निर्णय हुआ है उस निर्णय की जानकारी सदन में रखें। उसकी निर्णय जो हुआ है जांच कमेटी का, उसका निर्णय आज दिन तक आपके वहां बहुत से पत्रकारों वगैरह ने, भास्कर, प्रातःकाल, नवज्योति, पूरी मेरे पास माननीय अध्यक्ष महोदय कम से कम 100 अखबारों की कटिंग मेरे पास है। सभी अखबार छाप के ढक गए, पर अभी तक उसकी आपने रिपोर्ट किसी को नहीं दी। और कुल सूचना के अधिकार के तहत भी काफी लोगों ने मांगी है, पर आज दिन तक वो सूचना अपनी सरकार से नहीं मिली। नई जांच कमेटी का गठन किया जाना क्यों आवश्यक पड़ा? पुरानी जांच कमेटी हो गई और फिर नई जांच कमेटी गठन, नवीन जांच कमेटी का गठन का निश्चय किया जाए। पुरानी जो जांच कमेटी आरुषि मलिक के नेतृत्व में जो हुई है उसको आप जांच कमेटी को आप सदन की मेज पर रखें। नई जांच कमेटी की जरूरत ही नहीं है। विभाग उक्त कार्मिक को बढ़े हुए वेतन भत्ते का प्रयास कर रहा है जो गैर कानूनी है। मैं इनके खिलाफ केस दिलाकर एफआईआर को एसओजी को दी जाए, क्योंकि अभी एसओजी ने बहुत अच्छी कार्रवाई करी है, तो वो भी आप एसओजी को दें। एक मंत्री महोदय में वहां की एक एमडी हैं यूनिवर्सिटी महर्षि दयानंद के, वो एक ऑर्डर निकालते हैं, एक आदेश निकालते हैं, चाहे जिसको रिटायरमेंट दे सकते हैं, चाहे जिसका इस प्रकार का कर सकते हैं, वो भी इसके अंदर है। एक आपका ये पूरा महर्षि दयानंद नहीं हुआ। हाँ माननीय अध्यक्ष महोदय, एक और है, ये सभी जो सरकार की सूचना देने वाला जो आदमी है, हरीशचंद्र मेवाड़ा संयुक्त सचिव तकनीकी शिक्षा का जवाब दे रहा है, वो शिवपाल यादव और दोनों 24 घंटे साथ रहते हैं, वही सरकार का जवाब दे रहा है। वो सरकार कैसा जवाब देगी, क्या देगी, और जवाब देने वाला कुल शिवपाल यादव है। माननीय मंत्री महोदय ये दे, उसके बारे में 1-2 चर्चा और मैं आपसे करना चाहता हूँ, इसका पूरा जवाब दिया। माननीय मंत्री कुछ कहेंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने इस प्रकरण में बिंदु अनुसार इनको एफआईआर के बारे में भी मैं बता चुका, सब चीज़ों के बारे में बता चुका, और जो जो आपने बताए उसके लिए मैंने विभाग के स्तर पर जांच समिति रिपोर्ट में वर्णित 7 अनुशंसाओं पर तत्कालीन नियमानुसार कार्रवाई करने तथा कार्रवाई का विवरण एक्शन टेकन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए शासन सचिव तकनीकी शिक्षा निर्देश किया गया है। तो जो ये रिपोर्ट माननीय अध्यक्ष महोदय, जांच कमेटी पहले जांच हो चुकी है, डबल जांच करने की जरूरत ही नहीं है। मंत्री को सुन लो। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने मंत्री जी को एक बिंदु अनुसार इसमें जब भी हुआ है तो मैं एक डेट के अनुसार इनको बता रहा हूं कि मैं कार्रवाई करता जा रहा हूं, और जब भी इसकी पूरी कार्रवाई सामने आएगी मैं इन सारे निर्णय आपको बता दूंगा। आपको मैं जांच तो आ चुकी। माननीय अध्यक्ष, 1-2 चीज हो रहे हैं। हो गया माननीय अध्यक्ष महोदय, एक तो ये था कि पीरियड के बाद उप कुल सचिवों के वेतन का महाविद्यालय लेखानुसार के कार्मिकों को न बनवाकर, माननीय अध्यक्ष महोदय बहुत गंभीर मामला, एक बार आप सुन ले, मैंने बनवाकर इनके द्वारा स्वयं के स्तर पर जारी किया गया।
इनके साथ पेयर एक्टिविटी के संबंधित आदेशों को छायाप्रति महाविद्यालय अन्य विभागों को नहीं दी गई। और गठित जांच कमेटी द्वारा अपनी जांच रिपोर्ट तकनीकी शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार जयपुर को सौंप दी गई है। फिर पुनर्गठन नियम बताया जाता है। बैठो। माननीय मंत्री जी, क्योंकि मैं अजमेर का भी हूं और तकनीकी शिक्षा मेरे पास भी रही है, इसलिए आपसे आग्रह है कि ये कार्रवाई टाइम बाउंड हो, FIR टाइम बाउंड हो और संबंधित व्यक्ति जिसने आज तक नौकरी वहां पे नहीं की है उसको तो शायद पद पर रहने का कितना अधिकार है ये आप जांच करके इसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। नहीं तो तकनीकी शिक्षा कहाँ चल रही है, आपके भी सरकार है, आप भी माननीय मंत्री जी हैं, इस पे गंभीरता से ध्यान दे करके जो सदस्य ने प्रश्न उठाए हैं उन मुद्दों पर एक्शन जल्दी से जल्दी, निश्चित रूप से जल्दी कार्रवाई। अगला हो गया। सस्पेंड कब करेंगे? मैं एक बार बताएं। अरे मैंने आपकी बात को जोड़ दिया। अगला श्री कैसे जमा करेंगे इतना बता दे। श्री सस्पेंड कब करेंगे? माननीय सदस्य मंत्री महोदय इतना आप सदन में बताएं उसको सस्पेंड कब। माननीय सदस्य अशोक कुमार कोठारी हो गया। आप कैसे खड़े हुए? आपका विषय नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप भी मंत्री रहे हैं माननीय अशोक कुमार कोठारी। अरे आप भी तो मंत्री थे, तब भी नहीं हुआ। नहीं, अरे माननीय मंत्री जी बिराजो, माननीय आप भी मंत्री थे तब भी व्यक्ति डेपुटेशन पे था। माननीय अध्यक्ष महोदय, नियम 131 के तहत बहुत ही महत्वपूर्ण और गंभीर विषय पर माननीय सदन और माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि हमारी विधानसभा भीलवाड़ा क्षेत्र जिसमें आप तो ध्यान आकर्षित करो। 1 मिनट के लिए सर वो महत्वपूर्ण ध्यान आकर्षित जवाब में आप बोलना ना, आपको अनुमति होगी। जैसे ठीक है, ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं सर। हाँ माननीय मंत्री जी, आपको फिर मुद्दा उठाने की अनुमति है। माननीय अध्यक्ष महोदय, दो तीन सरकारें रही। माननीय विधायक महोदय ने भीलवाड़ा के 4 पुलों के बारे में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। हाँ। मैं उसकी वस्तुस्थिति के बारे में माननीय विधायक महोदय और सदन को अवगत कराना चाहता हूं। उन्होंने पहला ब्रिज, हाई लेवल ब्रिज जोधरास के बारे में ध्यानाकर्षण किया है। उसके संबंध में निवेदन है कि कोठियारी नदी पर हाई लेवल ब्रिज का निर्माण कार्य हेतु मेसर्स रवि इंफ्रा बिल्ड प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड को राशि 3,396.16 लाख का कार्य आदेश दिनांक 22/1/2020 को दिया गया था। कार्यादेश अनुसार कार्य प्रारंभ दिनांक 10/2020 एवं समाप्ति दिनांक 9/12/2021 थी। अजमेर रोड की ओर से अप्रोच रोड तथा कोठियारी नदी के ऊपर हाई लेवल ब्रिज का निर्माण संवेदक द्वारा पूर्ण किया जा चुका है। ब्रिज के दूसरी ओर गोविंदपुरा गांव को जोड़ने वाली अप्रोच सड़क का निर्माण आवश्यक भूमि उपलब्ध नहीं होने के कारण अभी तक पूर्ण नहीं किया जा सका है। शेष अप्रोच सड़क निर्माण कार्य हेतु न्यास व अन्य निजी खातेदारों के खसरों को सम्मिलित कर एक योजना की प्लानिंग की जा रही है, जिसमें सभी खातेदारों से सहमति प्राप्त कर आवश्यक अनुमति न्यास बैठक उपरांत राज्य सरकार से ली जानी प्रस्तावित है। भूमि उपलब्ध होते ही अप्रोच रोड का कार्य पूर्ण कराया जाकर आवागमन हेतु उपलब्ध करवा दिया जाएगा। द्वितीय ब्रिज आरओबी जोधाड़ास चौराहे पर आरओबी का निर्माण के कार्य का कार्यादेश राशि 52.34 करोड़ का दिनांक 20/12/19 को जारी किया गया था,
जिसके अनुसार कार्य प्रारंभ करने की तिथि 15/1/2020 एवं समाप्ति तिथि 24/11/21 थी। अब तक लगभग 50% कार्य पूर्ण किया जा चुका है, परंतु संवेदक की धीमी गति के कारण समय समय पर नोटिस एवं शेष कार्य पर 10% जो अधिकतम होती है शास्ति अधिरोपित की जा चुकी है। चूंकि रिस्क एंड कॉस्ट पर कार्य करवाए जाने में लगने वाले समय एवं अन्य विवाद को देखते हुए इसी संवेदक से कार्य पूर्ण किए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके लिए प्रोविजनल समयावधि 30 जून 25 तक बढ़ाई गई है। कार्य की प्रगति की प्रति सप्ताह मॉनिटरिंग की जा रही है एवं अंतिम नोटिस दिनांक 20/3/25 के द्वारा संवेदक को सूचित कर दिया गया है। यदि कार्य की प्रगति आगामी 15 दिवस में संतोषजनक नहीं पाई गई तो अंतिम विकल्प यथाशेष कार्य को रिस्क एंड कॉस्ट पर पूर्ण करवाए जाने की कार्रवाई प्रारंभ कर दी जाएगी। तृतीय ब्रिज केशव पोरवाल हॉस्पिटल हाई लेवल ब्रिज। केशव पोरवाल हॉस्पिटल के पास कोठारी नदी पर हाई लेवल ब्रिज का निर्माण राशि 10.9 करोड़ का कार्यादेश जारी किया गया था, जिसके अनुसार कार्य प्रारंभ करने की तिथि 5/10/2018 थी एवं समाप्ति तिथि 4/10/2019 थी। निर्माण के दौरान कुल 6 स्पान में से एक स्पान के क्षतिग्रस्त होने के कारण MNIT जयपुर की तकनीकी टीम के द्वारा निरीक्षण करवाया गया एवं क्षतिग्रस्त स्लैब की मरम्मत की गई। मरम्मत के पश्चात हाई लेवल ब्रिज के समस्त स्पान का लोड टेस्ट कराया गया। लोड टेस्ट के दौरान स्लैब के उक्त भाग का निर्धारित मानक अनुसार नहीं पाए जाने के कारण इसका पुनः परीक्षण MBM यूनिवर्सिटी जोधपुर की तकनीकी टीम के माध्यम से कराया गया। MBM यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट दिनांक 20/3/2025 के अनुसार क्षतिग्रस्त भाग की पुनः मरम्मत की जानी है, जिसके लिए संबंधित संवेदक मेसर्स HS मेहता इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड द्वारा स्वयं के हर्जे खर्चे पर करवाए जाने का शपथ पत्र संवेदक द्वारा न्यास को प्रस्तुत कर दिया गया है। मरम्मत कार्य आगामी 2 माह में पूर्ण कर पुनः लोड टेस्ट करवाते हुए अगर सही रिपोर्ट आई तो आमजन के लिए उक्त पुल को उपलब्ध करवाया जाना प्रस्तावित है। चतुर्थ ब्रिज सांगानेर हाई लेवल ब्रिज। सांगानेर हाई लेवल ब्रिज जो कि सांगानेर कस्बे को भीलवाड़ा शहर से जोड़ता है का निर्माण कार्य का कार्यादेश राशि 3,165.31 लाख रुपए दिनांक 1/4/22 को जारी किया गया था। कार्यादेश अनुसार कार्य प्रारंभ दिनांक 15/4/22 एवं समाप्ति दिनांक 14/2/2024 थी निर्धारित थी। इस कार्य के अंतर्गत कस्बे की मुख्य जलापूर्ति की लाइन 11 kV 33 kV विद्युत लाइन का अन्यत्र स्थान पर स्थानांतरण किया जाना आवश्यक था, जो कि संबंधित विभाग यथा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग एवं अजमेर विद्युत वितरण निगम से आवश्यक तकनीकी राय उपरांत संपादित किया गया। इस कारण मुख्य कार्य के संपादन में विलंब हुआ है। चूंकि उक्त ब्रिज का लगभग 70% कार्य पूर्ण हो चुका है एवं पानी की लाइन विद्युत की लाइन शिफ्टिंग का कार्य भी पूर्ण हो चुका है, संवेदक को उक्त कार्य 30 जून 2025 तक पूर्ण करने हेतु पाबंद किया जा रहा है, किंतु कार्य की वर्तमान स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए उक्त कार्य माह सितंबर 2025 तक पूर्ण होने की संभावना है। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत ही महत्वपूर्ण और गंभीर विषय है। 5-6 मिनट में पिछली सरकार द्वारा 4 ब्रिज निर्माण का आदेश किया जाता है और उसकी निर्माण की अवधि रहती है 2019 और 2021 और उस पर 130 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट होता है। 90 करोड़ रुपए प्रोजेक्ट पर खर्च कर दिए जाते हैं और आज तक 4 ब्रिज पूरे नहीं हुए। 19 में पूरा होना था पहला ब्रिज, फिर 21 में होना था और उसमें एक ब्रिज की तो ये पोजीशन है
कि जोधड़ा हाई लेवल ब्रिज जिसके 34 करोड़ रुपए पूरे खर्च किए जा चुके हैं, उस पुल के ऊपर चढ़ सकते हैं पर उतर नहीं सकते हैं। तो ब्रिज का फिर निर्माण क्यों किया गया? और अपनी सरकार का भी इतना बड़ा पैसा लगा और जनता को भी उसका समाधान नहीं मिला, और 2021 में वो ब्रिज पूरा हो चुका था। अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि अब भूमि को समाप्त कर लिया जाएगा, तो जो 4 साल पहले जब ब्रिज शुरू होने के पहले ये कार्य हो जाना चाहिए था। और दूसरा था आरओबी, जिसके ऊपर 52 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, 26 करोड़ रुपए दे चुके हैं और वो 21 में पूरा होना था और आज 25 हो गए। 4 साल बाद वहां जनता को इतनी परेशानी है, वो आरओबी है, वो पब्लिक को जाना आना इतना मुश्किल रहता है और उसके ऊपर भी अपने को कुछ कार्रवाई करनी चाहिए थी। तीसरा था पोरवाल हॉस्पिटल पे था, केशव पोरवाल हॉस्पिटल का, उसका तो पूरा पैसा भी 13 करोड़ के प्रोजेक्ट में 11 करोड़ दे चुके हैं और वो लोड टेस्टिंग में फेल हो चुका। 19 में पूरा होना था, 6 साल हो गए को। तो इसके ऊपर आपको एक्शन तो फास्ट लेना पड़ेगा और जिन लोगों ने जिस तरह की कार्रवाई की है, ऐसा क्यों किया गया, इसके ऊपर भी आप बताएं। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत माननीय विधायक जी को और सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि ये सही है कि 2020 में जो हाई लेवल ब्रिज जोधड़ा का काम शुरू हुआ, उस समय उस पुल की उपयोगिता कैसे बनेगी जब सामने की तरफ अप्रोच रोड बनाने के लिए भूमि उपलब्ध नहीं है। तो उस समय की सरकार को या उस समय की जो भी विभाग था उसको ये सोचना चाहिए था, लेकिन चूंकि उन्होंने नहीं सोचा और ब्रिज का काम शुरू कर दिया गया। ब्रिज का काम एक साइड के अप्रोच रोड बनकर ब्रिज का काम पूरा हो गया, लेकिन जहां उतरकर जिस गांव को उसका फायदा मिलना था वहां तक जाने का रास्ता उपलब्ध नहीं करवाया गया। इसलिए इस पुल की उपयोगिता आज की तारीख तक किसी भी प्रकार से नहीं रही। ये सही है। माननीय विधायक महोदय, उस समय क्या परिस्थितियां थी क्या नहीं थी, मैं उस परिस्थितियों पे तो कोई ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगा क्योंकि बहुत लंबी बात चली जाएगी। लेकिन जो भी उस समय अधिकारी थे, अगर किसी की लापरवाही रही है तो मैं उसकी जांच करवाने जिला कलेक्टर भीलवाड़ा से इसकी जांच करवाकर जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश प्रदान करता हूं। दूसरा, जो आपका ब्रिज था, ये सही है कि ये समयबद्ध तरीके से इसका काम पूर्ण नहीं हुआ और हमने अभी उसको अंतिम नोटिस दे दिया है और 10% पेनल्टी भी उस पर लगा दी गई है और 15 दिन का नोटिस दिया है। 15 दिन में अगर उसके कार्य की प्रगति संतोषजनक नहीं पाई गई तो उसका अंतिम नोटिस देकर उसका जो कार्य आदेश दिया गया था उसे निरस्त किया जाकर रिस्क एंड कॉस्ट पर नई निविदा जारी कर कार्य को पूर्ण करवाया जाएगा। तीसरे ब्रिज के बारे में जो बात चली है, ये सही है कि उसका एक स्पान क्षतिग्रस्त हो गया। उसके भी मैंने फोटो मंगा रखी है। पर्याप्त है। और वास्तव में वो इस दशा में नहीं था। दोबारा मरम्मत हुई, लेकिन मरम्मत में भी उसकी क्षमता ऐसी नहीं थी भार वहन करने की कि उसे आम जनता को खोला जा सके। इसलिए अब संवेदक से दोबारा
शपथ पत्र लिया गया है, उसने अपने खर्चे पर उस पूरे स्पान को बदलने का शपथ पत्र दिया है। जब पूरा स्पान बदलेगा, उसकी मरम्मत होगी, उसके बाद MBM से जांच करवाकर अगर वो ये मानेंगे कि इसकी भार वहन क्षमता सही है तो उसे आम जन के उपयोग के लिए खोला जाएगा, और अगर फिर भी भार क्षमता सही नहीं आई तो संवेदक के खिलाफ विधिनुसार जो भी कार्रवाई हो सकती है वो राज्य सरकार करने में किसी प्रकार की कोताही नहीं बरतेगी। धन्यवाद। तीसरा, आपका चौथा जो ब्रिज था उसके बारे में मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूं कि 70% काम पूर्ण हो चुका है। वैसे हमारा प्रयास यह है कि वो 30 जून 25 तक पूर्ण हो जाए। इसके लिए हमने संवेदक को कठोर निर्देश भी दे दिए हैं, लेकिन हमारा ये मानना है कि प्राकृतिक परिस्थितियों के कारण हो सकता है कि ये काम सितंबर 2025 तक पूर्ण हो, और ये निश्चित रूप से मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि सितंबर 2025 तक इस ब्रिज का काम पूर्ण कर दिया जाएगा। श्री घनश्याम, माननीय, आपका विषय आ गया, जवाब आ एक गया। सेकंड माननीय, 10 मिनट अब हो गए। आप फिर माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका विषय पूरा आ गया। माननीय मंत्री जी ने जो उचित दिया वो उचित है, पर हम आपसे कहेंगे कि इसको उचित है एक कोई भी डेट हो भी इसमें आपका तीनों पुल का काम करवा लिया जाए। आपकी कार्यशैली से हम परिचित है, पर आपके संज्ञान में रहे, जल्दी से जल्दी, पैसा भी पूरा लग गया, पब्लिक भी परेशान है, उनको भी राहत मिल सके। धन्यवाद। हाँ घनश्याम, आश्वस्त रहे माननीय सदस्य विधायक महोदय, निश्चित रूप से जो बातें मैंने सदन के समक्ष कही हैं उसी के अनुसार कार्रवाई होगी। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन समिति नियमों के तहत 131 के अंतर्गत टोडा भीम विधानसभा क्षेत्र में नशे की लत व अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के संबंध में गृह राज्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूँ। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, टोडा भीम से आने वाले माननीय सदस्य ने मादक पदार्थों की तस्करी को लेकर के ध्यान आकर्षित किया है, और उन्होंने चिंता व्यक्त की है कि उनके विधानसभा क्षेत्र में मादक पदार्थों की तस्करी पर रोक लगनी चाहिए। सरकार के द्वारा जो प्रयास किए गए हैं, निश्चित रूप से पिछले 3 सालों का हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो वहाँ सने सने मादक पदार्थों की तस्करी का कारोबार बढ़ा, और इसके बढ़ने के पीछे हमारे युवाओं में नशे की लत ये चिंता का विषय है। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूँगा प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को कि उन्होंने सरकार के गठन के बाद ही नशे की तस्करी की रोकथाम के लिए 8/10/2024 को एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन किया कि हमारी सरकार ने चिंता की कि जो नशे की प्रवृत्ति युवाओं में बढ़ रही है उसकी रोकथाम कैसे हो। 9 चौकियों की स्थापना की, 1 थाने की स्थापना हमने जयपुर में की है, 255 पद हमने स्वीकृत किए हैं, जिन पदों पर भर्ती की प्रक्रिया चालू है। निश्चित रूप से टोडा भीम के क्षेत्र में वहाँ के जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा समय समय पर अभियान चलाए गए हैं। जन सहभागिता के तहत और जनप्रतिनिधियों के सहयोग से इसमें गांजा प्रभावित ग्राम पंचायतों में ऑपरेशन स्मैक आउट का अभियान भी चलाया गया, जिसमें हमारे संबंधित थाना अधिकारी, हमारी स्पेशल टास्क फोर्स वहाँ जाकर के लोगों को जागरूक करने का काम करती है। स्मैक से प्रभावित गांव राजौर, करसाई जो थाना मामचारी में आते हैं, वहाँ स्वयं पुलिस अधीक्षक ने जाकर के समाज में मीटिंग ली है, और हमारी पुलिस प्रभावी रूप से मादक पदार्थों की तस्करी और इसके उपयोग पर कार्रवाई करने के लिए काम कर रही है। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहूँगा कि मंत्री जी ने अभी स्वीकारा है कि मैं टोडा भीम में
मादक पदार्थों की तस्करी बड़े लेवल पर हो रही है। अध्यक्ष महोदय, आज स्थिति ये पैदा हो गई है कि गांव में जिस तरह से स्मैक का व्यापार जो चल रहा है, स्मैक पीने वालों की जो लत लग रही है, उससे आज नई पीढ़ी में भारी वो हो रहा है। जो स्मैक पीता है बच्चा, उसकी उम्र 10 या 15 साल रह जाती है, उसके बाद उसे मरना ही पड़ता है। चोरी इस तरह से हो रही है कि जैसे उनको स्मैक नहीं मिल रही है तो वो गाँव में जो सामान घरों से बाहर रह जाता है उसको उठा के ले जाते हैं, मर्डर वो कर देते हैं। तो इस तरह के हालात हो रहे हैं। तो उसमें मेरा निवेदन मंत्री जी से रहेगा कि आपकी पुलिस कामयाब नहीं है, इसमें आपकी पुलिस नाकाम हो रही है और उसके साथ साथ पुलिस उसमें मिली हुई है। थानों के एक दो सिपाही हर थाने के उनसे मिले हुए हैं और वो जाकर इस तरह की तस्करी करवा रहे हैं। इस तरह के मेरे पास सबूत भी है। मेरे पास आए दिन गांवों से फोन आते रहते हैं कि जिस तरह के हालात ये पैदा हो गए हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बहुत चिंता का विषय है। ये टोडे भीम का ही नहीं, पूरे राजस्थान का चिंता का विषय है। आज पंजाब से, बाहर से जिस तरह से स्मैक आ रही है, तो इसमें बिना पुलिस की सह के आ ही नहीं सकती। जब तक पुलिस इसमें और सरकार इस पर ध्यान नहीं देगी तो पूरे राजस्थान का हमारा जो युवा है ये इसमें लगातार फंसता जा रहा है। जैसे स्मैक है, गांजा है, दारू है, बहुत सारी इस तरह की प्रवृत्तियां हैं जो प्रदेश में बहुत ज़्यादा आज नशे की लत फैलती जा रही है। गाँव में कोई आदमी काम को जाता है, खेती करने के लिए जाता है, बाहर सामान रह जाता है, हुक्का रह गया किसी का, हुक्के को उठा ले जाते, कोई बर्तन रह गए, बर्तन को उठा ले जाते, डोरिया को उठा ले जाते और वो बेच के और वो स्मैक पीते रहते। तो और अगर उनको स्मैक नहीं मिली तो मर्डर करने को तैयार हो जाते। कई मर्डर इस तरह के हुए हैं। अभी कूड़ा गांव में एक मर्डर हुआ पिछली साल, महिला के पैर काट दिए, कोई सोती महिलाओं को मार जाता है। तो अगर सरकार इस तरह इस मामले पे बहुत नाकाम है और ये आ कहां से रही है, सरकार को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि स्मैक कहां से आ रही है। पिछली बार एक घटना हुई थी, अपने अडानी पोर्ट पे 1.5 लाख करोड़ की स्मैक पकड़ी गई, आज तक उसका पता नहीं लगा। वो स्मैक आ तो यहीं रही है। और आज राजस्थान जैसे पंजाब में नशे की लत फैलती थी, आज राजस्थान के हालात उससे भी ज्यादा बेहतर हो गए, बहुत बदतर हो रहे हैं। तो ये माननीय मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मंत्री जी से मेरा निवेदन रहेगा कि इस मामले पे हमको बहुत गंभीर होना चाहिए। ये बहुत गंभीर विषय है, ये इतना गंभीर विषय है कि आने वाली पीढ़ी को अगर हम इस नशे की लत से नहीं रोकेंगे तो निश्चित रूप से राजस्थान का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। आज जो स्थिति है, आज हमारे पुलिस के जो कर्मचारी है उनकी आप जांच करें, वो कैसे उनको अधिकारी को दे रहे हैं। उत्तर ले लीजिए माननीय मंत्री जी। माननीय मंत्री, माननीय अध्यक्ष जी, जिस तरह से माननीय सदस्य ने कहा टोडा भीम में घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, मंत्री जी ने स्वीकार किया, मैंने स्वीकार नहीं किया है। मैंने ये कहा है कि आपकी जो चिंता है वो वाजिब है। युवा पीढ़ी में जिस तरह से एक तरह से लत पड़ती जा रही है, युवा पीढ़ी के लोग नशे की ओर बढ़ते जा रहे हैं, इसमें सरकार के सकारात्मक प्रयास तो हैं ही, लेकिन हमको सामाजिक स्तर पर भी जागरूकता अभियान और जनप्रतिनिधियों को विशेष रूप से इस पर प्रभावी अपने संदेश देने की आवश्यकता है। मुझे आपके जो प्रश्न है उस पर तरस भी आ रहा है थोड़ा सा। आपकी जब सरकार थी 2022 में, आप अपराधियों पर कार्रवाई नहीं करते थे, प्रकरण दर्ज करने में आपको शर्म आती थी और आपके लोग तस्करों को छुड़ाने का काम करते थे। हमने आप देखिए 2022 में 3740 प्रकरण दर्ज हुए, वहीं हमने 2024 में 5246 प्रकरण दर्ज करके उन पर प्रभावी कार्रवाई करने का काम किया। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का हमने गठन किया है, जिसको प्रभावी बनाने का हम काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से मैं कहना चाहूंगा, पूरे प्रदेश में जिस तरह का हमने प्रभावी कदम उठाए हैं, आप देखेंगे मुख्यालय स्तर पर नशे की गोलियों, मादक पदार्थों के बढ़ते प्रचलन और नशे की रोकथाम हेतु समय समय पर विभिन्न प्रकार के हमने आदेश निर्देश जारी किए हैं, जिससे हमारी नीचे की व्यवस्था है वो दुरुस्त हो। उसके अलावा हर वर्ष 26 जून को नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर राज्य के समस्त जिलों तथा नशा मुक्ति अभियान चलाकर स्कूलों, कॉलेजों, गांवों की चौपालों पर लोगों को नशे के दुष्प्रभावों के बारे में बताया जाकर नशे के प्रति जागरूक करने का काम सरकार के द्वारा किया जा रहा है। 3 जनवरी 2025 से
31 जनवरी 2025 तक नशे के बढ़ते प्रचलन की रोकथाम हेतु राज्य विशेष अभियान चलाकर एनडीपीएस एक्ट के तहत कुल 1210 प्रकरण दर्ज किए जाकर 1393 अपराधियों को गिरफ्तार किया जाकर नियमानुसार कार्रवाई हमारे द्वारा की गई है। लेकिन मुझे चिंता ये भी हो रही है कि आप थोड़े से शरीर आपका ढलान में जा रहा है। आप बता रहे हैं, मुझे पता है